अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये एक छोटा सा सेशन है। इसमें मुझे बहुत से मैसेज आए थे बहुत लोगों के, और हैकाथॉन से रिलेटेड। और हैकाथॉन हमारा भी है, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेटर्स का भी है और फैकल्टी का भी है। तो हम सब के लिए अभी सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं वही हमारे टीचर्स पढ़ रहे हैं। तो अभी जो मुझे समझ आया है सर के मैसेजेस और उन सबको देख के, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग को समझा सकूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो। जी हो रही हूँ। अच्छा, ये सर का ही मैसेज है व्हाट्सएप वाला, मैंने उसको यहीं पे पेस्ट करके डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। तो सर ने यहाँ पे ये बताया था कि हैकाथॉन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्लाउड कोड और स्पेक प्लस से हम करेंगे। और ये बात भी कही थी कि जिस दिन ये मैसेज भेजा, सर ने बोला कि आपका हैकाथॉन अब से स्टार्ट हो गया है। मतलब ये कि हमें जो टाइटल दिया जाएगा, अच्छा ये मैं बाद में बताऊंगा टाइटल क्या है। जो हमें एक गोल दिया जाएगा वो हमें फ्राइडे को दिया जाएगा। यहाँ पे डेट जो अभी लिखी है, ये बाद में अपडेट हो गई थी, लेकिन तैयारी जो हमने करनी है वो अभी से करनी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो सर ने बताई हुई, जो आपके पास पहले से होनी चाहिए, जैसे कि क्लाउड कोड स्पेक किट प्लस का सेटअप। उसके साथ सर ने स्पेक्स की बात भी की है, सही है। अच्छा, यहाँ पर स्पेक किट प्लस किस किसने पढ़ी हुई है? होपफुली सबने ही पढ़ी होगी, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है हैकाथॉन की। स्पेक किट प्लस सबने पढ़ी हुई है ना? तो जी पढ़ी है। आपको पता होगा कि स्पेक किट प्लस मतलब स्पेक्स की यहाँ पे क्या बात हो रही है। हैकाथॉन दिन से पहले सर ने कहा कि ये चीज़ें आप तैयार करके रखेगा। फिर उसके बाद हैकाथॉन वाले दिन जो हमें ना एक टाइटल दिया जाएगा। अच्छा, मैं इस मैसेज को अभी यहीं पे रोकता हूँ। मैं अपने से पहले थोड़ा बता रहा हूँ कि हैकाथॉन है क्या। हैकाथॉन हम हमें क्या करना है, हमें एक बुक बनानी है, ठीक है। जैसे सर जिया भी एक बुक पे काम कर रहे हैं, ये वाली AI नेटिव बुक। तो हमें इस तरह से एक बुक बनानी है, सही है। उस बुक में कुछ फीचर्स होने चाहिए जो सर इस मैसेज में बताएंगे, सही है। तो जाहिर सी बात है, बुक जो होगी वो किसी न किसी टाइटल पे लिखी जाती है, ठीक है। किसी न किसी पर्पस होता है, कोई कोई ना कोई पर्पस होता है बुक का। तो जो टाइटल होगा, सही है, वो हमें दिया जाएगा हैकाथॉन वाले दिन ही। और उस टाइटल को लेकर हमने कंटेंट जनरेट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे ये कंटेंट है ना, ये बुक है हमारी AI नेटिव के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे सब चैप्टर्स भी हैं और लेसन्स भी हैं, सही है। तो इसी तरह हमें भी कंटेंट लिखवाना होगा, ठीक है, AI के थ्रू। तो ये कंटेंट लिखवाने वाला काम तो उसी दिन हो पाएगा जिस दिन हमें टाइटल मिलेगा, सही है। तो हमें एक बुक बनानी है, उस बुक का कंटेंट जो हम लिखेंगे वो भी AI से लिखवाएंगे, जो बुक बनाएंगे वो भी AI से बनवाएंगे, सही है। ये रिक्वायरमेंट है इसकी। आप ये नहीं कर सकते कि आप हाथ से कोड करके आप 2 दिन में लिख करके दिखा दे। अगर ऐसा किया तो हैकाथॉन का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा ना। हैकाथॉन सर ने रखा है इसलिए ताकि आपको AI के साथ काम करना आना चाहिए। अगर आपने ये वाली बुक पढ़ी होगी तो यहाँ पर भी बार बार यही लिखा हुआ है कि हमने अब AI के साथ काम करना सीखना है, सही है। AI से भी सीखना है और AI को भी सिखाना है। तो ये हमने बनाना है। अब वो जो फीचर्स की बात कर रहा था, जो फंक्शनलिटीज़ होनी चाहिए हमारे बुक में, वो मैं इस मैसेज से आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो बात हुई हुई है ना टाइटल की, वो टाइटल इस बुक की बात हुई हुई है कि जो टाइटल होगा बुक का, वो हमें उस दिन प्रोवाइड किया जाएगा, सही है। यहाँ पे डेट जो लिखी हुई है 30। तो अब ये फ्राइडे हो गया। संडे, पहले इसको सिर्फ संडे रखा था, लेकिन अब सर ने हमें 2 से ढाई दिन का टाइम दे दिया है। अब सर ने कहा है कि मैं फ्राइडे को इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा नमाज के बाद। फिर दूसरी चीज़, ये किस किस का हैकाथॉन है? PIC के फैकल्टी और स्टूडेंट्स, बाकी GIC में फैकल्टी और कोऑर्डिनेटर्स। GIC के जो स्टूडेंट्स हैं उनका होगा, लेकिन उनका उसके नेक्स्ट वीक होगा, सही है, क्योंकि उनको और टाइम मिल जाए तैयारी करने के लिए।
फिर सर ने ये ग्रुप शेयर किया था। उसके बाद आगे सर ने एक और चीज़ आप मेंशन की थी कि सर ने यहाँ पे ऊपर मेंशन क्या किया, यहाँ पे जेमिनी CLI का कहीं भी नाम नहीं लिखा, यहाँ पे सर ने लिखा है क्लाउड कोड। ठीक है, तो क्लाउड कोड को यूज़ करना है। अब इस पे सवाल ये उठता है कि क्लाउड कोड हर किसी के पास एक्सेस नहीं होता, तो इसलिए सर ने एक वे बताया था, मेथड बताया था, वो होपफुली आप लोग को पता होगा, आप लोग ने यूज़ भी किया होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड कोड को यूज़ कर सकते हैं पीछे। लेकिन जो LLM होगा वो जेमिनी का यूज़ हो रहा होगा, जेमिनी हो या फिर कोई भी दूसरा LLM हो। जेमिनी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जेमिनी फ्री है। ठीक है, तो इसलिए सर ने एक वो भी बताया था वे, वो इस बुक में भी मेंशन है। अच्छा, ये जो बुक है ना, ये दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। अब यहाँ पे देखें इतनी सारी चीज़ें आ गई है। अब मैंने जो चीज़ें इसमें पढ़ी थी ना, अब मैं वो देख रहा हूँ यहाँ पर, तो वो अलग जगह शिफ्ट हो गई है, इसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इस पर काम चल रहा है बहुत। ठीक है, इसमें देखें नए नए चीज़ें आए जा रही है, विजेट्स लगा रहे हैं इसके अंदर। सर ने वो भी क्या नाम है, यहाँ पे पाइथन कोड भी चल सकता है इस बुक के अंदर ही, उसको हम क्या कहते हैं, मेरे दिमाग से नाम निकल गया। ठीक है, तो वो ये चेंज होते जा रहा है, तो हो सकता है जो आपने 1-2-3 हफ्ते पहले इस पे पढ़ा हो वो कंटेंट आपको बिल्कुल ही चेंज मिले यहाँ पे। तो सर ने लिंक भेजा हुआ है, वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूँगा, आपने कर भी लिया होगा, कि जिससे हम जेमिनी पीछे कनेक्ट कर सकते हैं क्लाउड कोड के। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा जो क्लाउड कोड की फंक्शनैलिटीज़ है सारी हम वो यूज़ कर सकेंगे, मतलब इंटरफेस हमारा क्लाउड कोड का होगा। और क्लाउड कोड में एक चीज़ होती है जो जेमिनी CLI में नहीं है। हाँ, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर ने ऐसा क्यों किया, सर जेमिनी CLI भी लिख सकते थे, सर ने क्लाउड कोड ही क्यों लिखा। इसका मकसद ये था कि हमें AI के साथ काम करना आना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ सर एक और चीज़ यहाँ पे हमें सिखाने जा रहे हैं जिसका नाम है रीयूजेबल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब रीयूजेबल इंटेलिजेंस क्या है, रीयूजेबल इंटेलिजेंस इस बुक में भी जिक्र किया गया है। अब वो शायद ही अगर मिले आपको, क्योंकि ये चेंज होती जा रही है बुक, मैंने पढ़ा था इसमें। तो मैं आपको बता देता हूँ अपने उसमें कि रीयूजेबल इंटेलिजेंस क्या है। हम एक दफ़ा एक पर्टिकुलर कोई फाइल लिखेंगे या फिर इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखेंगे या एजेंट्स बनाएंगे, उसको हम एक प्रोजेक्ट में बनाएंगे। हमने एक प्रोजेक्ट 1 बनाया, उसमें हमें है ना, समझे आप, ये समझे आपको है ना 2 घंटे लगे, आपने एक प्रोजेक्ट 1 बनाया। ठीक है, पहला प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट A लेने, प्रोजेक्ट A बनाया, उसमें आपने अगर स्पेक्टेड प्लस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि उसमें कुछ सीक्वेंस में हमें कमांड्स चलानी होती है। ठीक है, उन कमांड्स को चलाते हैं तो कुछ ना कुछ फाइल्स बनती हैं। तो उसमें कुछ फाइल जैसे कि उसमें होती है एक ADR का फोल्डर बनता है हिस्ट्री के अंदर, जो ADR का मतलब होता है आर्किटेक्चर डिसीजन रिकॉर्ड। ठीक है, अभी नाम बता रहा है कि इस फाइल के अंदर क्या स्टोर होगा, आर्किटेक्चर डिसीजन रिकॉर्ड। सही है, तो कोई भी अगर हम फंक्शनैलिटी LLM यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्यों यूज़ कर रहा है, जो वाई है ना इसके पीछे, वाई मतलब क्यों, ऐसा क्यों किया, इसका फ़ायदा क्या था। अगर हम लाइब्रेरी A यूज़ कर रहे हैं, लाइब्रेरी B को यूज़ नहीं कर रहे, तो A हमने क्यों चुनी। ठीक है, तो वो उसके अंदर लिखी जाती है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे क्लाउड का फोल्डर है ना, यहाँ पे एजेंट्स का फोल्डर है। अब ये जो एजेंट्स वाली फंक्शनलिटी है जेमिनी CLI में नहीं थी। सही है, यहाँ पे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि क्लाउड के अंदर ये फोल्डर बनाना पड़ता है, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम एजेंट्स बना सकते हैं। सही है, ये एजेंट है। अब ये एजेंट से क्या होगा, ये एजेंट हमने एक स्पेसिफिक कर दिया किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए। अब हमने ये एक दफ़ा लिखा कोड। ठीक है, अब मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, आज की तारीख पे मैंने ये एजेंट बनाया। फॉर एग्जांपल मेरे जो मैं स्पेसिफिकेशन लिखता हूँ ना, उसको वेरीफाई करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस या फिर लूप होल्स है तो उसको फुलफिल करने के लिए, उसको हटाने के लिए, मतलब पूरा करने के लिए। अब ये एजेंट मैंने अभी बनाया एक बार। अब मैं कोई प्रोजेक्ट इन फ्यूचर बनाने जाता हूँ तो मेरे पास ये फ़ाइल होगी। ठीक है, इस फाइल को मैं उसी एजेंट्स के फोल्डर के अंदर डाल दूँगा, जो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट जो मैं इन फ्यूचर बना रहा हूँ, तो वहाँ पर भी मेरे पास ये फंक्शनैलिटी आ जाएगी, ये पूरा एजेंट आ जाएगा। सही है, तो ये जो चीज़ थी ना, रीयूजेबल इंटेलिजेंस, इससे होता ये है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है काम की बहुत बढ़ जाती है। आपने प्रोजेक्ट A बनाया, पहला प्रोजेक्ट, उसमें आपने 2 घंटे लगाए। सही है, बहुत टाइम लगाया आपने, वो बन गया। फिर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप प्रोजेक्ट B के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपने कॉपी करके उस प्रोजेक्ट B में डाल दी। तो अब वो प्रोजेक्ट B होगा ना, वो 2 घंटे में नहीं बनेगा, वो आपका 45 मिनट में, 40 मिनट में बन जाएगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट C
आपका और जल्दी बनेगा। ठीक है, ये सारी बातें इस बुक में लिखी हुई है, मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। तो ये फ़ायदा होता है इसका, रीयूजेबल इंटेलिजेंस का। तो सर का जो मकसद था, सर का मकसद ये भी था कि हम इसके साथ साथ वो भी कर सकें, क्या नाम है, ये मैंने इसको भी खोल दिया, एक मिनट, इसका प्रीव्यू ले लें। हम स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट जो कर रहे हैं उसके साथ साथ हम रीयूजेबल इंटेलिजेंस, मतलब एक इंटेलिजेंस को दोबारा यूज़ कर सकें ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। इसलिए सर ने क्लाउड कोड को चूज़ किया। ठीक है, तो ये क्लाउड कोड से हम एजेंट्स बना सकते हैं। अच्छा, कैसे बना सकते हैं मैं आपको ना एक वो दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे /agents लिखूँगा ना, तो ये कमांड आपको जेमिनी CLI पे नहीं मिलेगी, क्या पता इन फ्यूचर आ जाए, अभी नहीं मिलेगी। सही है, तो यहाँ पर अभी बता रहा है कि मैंने एक एजेंट बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट एजेंट पे आऊँगा। अभी मुझे बता रहा है कि आपने किस लेवल पे बनाना है। पर्सनल का मतलब ग्लोबल लेवल पे बनाना है। ठीक है, तो ये आपके जो ग्लोबल में क्लाउड का फोल्डर होता है वहाँ पे बन जाएगा। दूसरा है कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट पे बनाना है, मैंने प्रोजेक्ट दबाया, आपने मैनुअली कॉन्फ़िगर करना है, क्लाउड से लिखवाना है। ठीक है, तो मैंने क्लाउड दबाया। अब यहाँ पे मैं एजेंट के बारे में बताऊँगा ना कि मुझे कैसा एजेंट चाहिए, वो क्या करता हो, वगैरह वगैरह। तो ये क्या करेगा, ये एजेंट बना देगा। ये वाला एजेंट भी मैंने ऐसे ही बनाया। फिर होगा ये, मैं कुछ भी करूँ ना, जैसे कि मैं यहाँ पे @agent लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये सेशन में आ रहा है। ठीक है, एजेंट स्पेक ऑडिटर। अब मैं इसको सेलेक्ट करके आगे कुछ भी लिखूँगा ना, तो वो एक हमारा स्पेशलाइज एजेंट उस पर वर्क करेगा। सही है, हमारा जो काम कर रहा होगा वो स्पेशलाइज एजेंट कर रहा होगा। तो एक जनरलाइज एजेंट जो इसका है क्लाउड कोड का, जिसको हम ऑर्केस्ट्रेटर कहते हैं, उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा काम करेगा वो, क्योंकि वो हमने बनाया ही उसी पर्पज़ के लिए है ना। तो ये चीज़ें तो आपको पता होगी क्योंकि आपने ओपन HNSG के भी पढ़ा है, तो उसमें एजेंट्स हैंड्स ऑफ का कॉन्सेप्ट था, तो हम वहाँ पे स्किल्स एजेंट बनाते थे। तो ये उसी की तरह ही है। ठीक है, फ़र्क ये है कि वहाँ पे हम कोड करते थे, यहाँ पे से हमने मार्कडाउन फॉर्मेट। अच्छा, ये जो मार्कडाउन फॉर्मेट है ये भी मैंने नहीं बनाई, ये इसने खुद बनाई है। मैंने बस यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी थी जो मैंने /agents की कमांड चलाई ना वहाँ पर। तो ये वाली ये चीज़ हम क्लाउड कोड में कर सकते हैं। इसलिए सर ने क्लाउड कोड को चूज़ किया है। और रीयूजेबल इंटेलिजेंस के भी सर ने बोनस मार्क्स लिखे। अगर आप यहाँ पर देखें, सर ने मैसेज में मेंशन किया था कहीं पर कि बोनस मार्क्स है रीयूजेबल इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर ने क्या बताया था, अच्छा बनाना क्या है, बुक बनानी है यूजिंग डोकोसोरस। अब यहाँ पे एक नया नाम आ गया, डोकोसोरस। डोकोसोरस क्या है, डोकोसोरस आप ये समझ लें एक लाइब्रेरी है जो रिएक्ट के साथ काम करती है। इसका जो UI बनता है वो रिएक्ट पे बनता है, और इससे हम ब्लॉग हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो बुक बनी हुई है ना, ये भी डोकोसोरस पे बनी हुई है। ये आपको ये दिख रहा है ना, ये जो कोड है, मैं मतलब ये साइड में बराबर में टैब है, मैं इसको दबाता हूँ तो ये ड्रॉप डाउन हो जाता है, फिर इसको दबाता हूँ तो ये जो पेजेस चेंज हो रहे हैं। ये जो पेज है इसका कोड नहीं लिखा हमने। ठीक है, इसका कोड हमने नहीं लिखा हुआ। ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये जो होवर हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद मैं सेकंड को क्लिक कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पे कंटेंट लिखा आ रहा है, इसका कोड नहीं लिखा हुआ बैकएंड में। ठीक है, फिर भी हमें UI दिख रही है। ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा ना। हमें अगर हम इसको अगर Next.js से बनाने जाएँ, ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये कंपोनेंट डिव सेट करना पड़ेगा, उसके अंदर ये लगाने पड़ेगी टाइटल जो भी है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे ये जो सारा काम हो रहा है ना, ये सारा डोकोसोरस की वजह से हो रहा है। यहाँ पर हम सिर्फ मार्कडाउन फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, मतलब मार्कडाउन फॉर्मेट में कंटेंट दे रहे होते हैं अपना, और वो कंटेंट खुद ही उसकी कंटेंट की UI बनती है। कौन बनाता है, डोकोसोरस बनाता है, उसका कोड हमें नहीं करना पड़ता, और हमारी बुक तैयार होकर आ जाती है। सही है, ये मैं आपको अच्छा मैं दिखा देता हूँ। ये डोकोसोरस की वेबसाइट है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं ना आपको एक नज़र से दिखा भी दूंगा। अच्छा, ये इन्होंने कमांड दी हुई है डोकोसोरस की वो बनाने के लिए। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, सोरस बल्कि यहीं पे चला देता ना मैं, CMD। ठीक है, मैं जब तक चल रही है तो ये क्या करेगा, एक डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट बना देगा डोकोसोरस का, और वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे UI कैसे बननी होती है,
तो ये जो यूआई बना रहे हैं ना इस बुक की, ये डोकोसोरस बना रहा है, ऐसा कोड हमने नहीं लिखा, तो इससे आधा काम तो हमारा आसान ही हो गया ना, हमें रिस्पॉन्सिव की वो है फिक्र है, क्योंकि ये सारा काम पीछे यूआई डोकोसोरस बना रहा है, ठीक है। हम तो नहीं बना रहे, हम तो कोड नहीं लिख रहे। नेक्स्ट जेएस में तो हमें कोड लिखना पड़ता था, जैसा कोड लिखेंगे वैसे ही दिखेगा, है ना। हमने उस पर कुछ गड़बड़ करी तो फ्रंट एंड में भी वो वैसे ही शो होगा। तो डोकोसोरस का ये फ़ायदा है, इसलिए सर ने डोकोसोरस सेलेक्ट किया है। ईजी टू यूज़ है, बहुत सिंपल है। मैं आपको एक दफ़ा ये इंस्टॉल हो जाए ना, मैं आपको थोड़ा बहुत इसका दिखा दूंगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्ट पूछ रहा है कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, मैंने टाइपस्क्रिप्ट कर दी। तो ये माई वेबसाइट का वो बनाएगा फोल्डर, इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। सही, जब तक हम आगे चलते हैं तो हमें डोकोसोरस का यूज़ करना है बुक बनाने के लिए, और उसको फिर बाद में जब बन जाए गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय कर देना है। सही है, ताकि वो हम क्या कर सके, लाइव कर सके उसे। इसके अलावा हाँ, ये थोड़ा है टेक्निकल वाला पार्ट, इंटीग्रेट करना है चैटबॉट को, ठीक है, रैग बेस्ड। अब रैग आप लोग को पता होगा, हमने ओपन एआई चैलेंज जीके में पढ़ा था, तो उसमें ना एक फ़ाइल सर्च टूल था, वो बिल्ट इन था, ठीक है, वो ओपन एआई की पे चलता था। तो उसका फ़ायदा ये था कि वो क्या करता था, उसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते थे। सही है, अपलोड करने का तरीका ये होता था कि हम ओपन एआई के प्लेटफॉर्म में जाते थे, वहाँ कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे, और वहाँ से हमें ना एक वेक्टर स्टोर की आईडी मिलती थी। अगर आपके पास किसी के पास की हो तो आपने ये चीज़ वो की होगी, देखी होगी। तो वो जो वेक्टर स्टोर की आईडी मिलती थी वो हम अब फाइल सर्च टूल में डालते थे। उससे होता ये था कि जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो एम्बेड होके वेक्टर की फॉर्मेट में वेक्टर डीबी में स्टोर हो जाता था। सही है, वो ओपन एआई का अपना वेक्टर डीबी था, ठीक है। लेकिन अभी हमने वहाँ यहाँ पर वो चीज़ यूज़ नहीं करनी, ठीक है, ओपन एआई का नहीं करना। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कौन सा करना है। तो फिर क्या होता था, हम कोई भी सर्च करते थे, हम कोई भी, जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट में अपना नाम मोहम्मद फसी लिखा है, हाँ, तो मोहम्मद फसी मैं सर्च करता था कि व्हाट इज़ माय नेम, तो वो बता देता कि मेरा नाम मोहम्मद फसी है। वो पूरे डॉक्यूमेंट में से जो जिसकी कोसाइन सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा मिलती है वो वाला डेटा ला के कर देता था। अच्छा, ये सर हमजा ने, मुझे याद अभी आया कि सर हमजा ने भी करके दिखाया था क्लास में, ठीक है। आप लोग सर नहीं, बल्कि ये तो मिक्स क्लास है, ठीक है। तो रैग होपफुली आपको पता होगा क्या है। सही है, तो रैग के लिए इन्होंने जो डेटाबेस बोला है वो ओपन एआई का नहीं बोला, ठीक है। हम ओपन एआई का फाइल सर्च टूल यूज़ नहीं कर रहे, रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट में कोई दूसरी चीज़ लिखी है जिसका नाम है ये रहा, क्वाड्रेंट क्लाउड, ठीक है। ये क्वाड्रेंट क्लाउड ये क्या है, ये एक वेक्टर डेटाबेस है, ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ पर आप लॉगिन करेगा, उसके बाद ये जो डेटाबेस है इसके अंदर हम अपना कंटेंट स्टोर करेंगे। अच्छा, कंटेंट से मुराद क्या है, यहाँ पर देखें जो ये पेज में जो भी लिखा हुआ है ना, प्रीफेस वेलकम टू द एआई नेटिव। अच्छा, ये बैकएंड में मार्कडाउन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सही है, जैसे हमने यहाँ पे कमांड चलाई है, माय वेबसाइट लिखा है ना, तो माय वेबसाइट तक जो फोल्डर का नाम है माय वेबसाइट, यहाँ पे इन्होंने जब कमांड चलाई होगी तो इन्होंने फोल्डर का नाम रखा होगा यहाँ पे बुक सोर्स। तो हमारा जो डोकोसोरस का प्रोजेक्ट है वो बुक सोर्स के अंदर है। सही है। अच्छा, ये है क्या, ये मैंने आपको बताया नहीं। अगर आप इसी वेबसाइट पे आएंगे तो ऊपर यहाँ पे गिटहब का ऑप्शन है, इसको मैं दबाऊंगा तो इस यूआई का जो कोड है जो डिप्लॉय हुई है ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये बुक सोर्स है, बुक सोर्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको है ना एक वो दिखेगा, मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये डोकोसोरस का प्रोजेक्ट बना हुआ है। सही है, इसमें डॉक्स का फोल्डर है। ये जो देखिए 6 घंटे पहले ये दोबारा अपडेट हुआ है, तो ये इस पर काम चल रहा है। ये वाली जो किताब है ना, इस पर काम चल रहा है और ये बहुत जल्दी जल्दी अपडेट हो रही है। इसमें अभी आप जाके देखेगा ना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको यहाँ पे सैंड बॉक्स मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, कोई असेसमेंट के वो मिलेगी फंक्शनैलिटी। अच्छा, इस डॉक्स के फोल्डर के अंदर आते हैं तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है। पार्ट 1 इंट्रोड्यूसिंग एआई ड्रिवन, पार्ट 2 एआई टूल, ठीक है, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और इसके अलावा हमें यहाँ पे एक प्रीफेस भी दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे डॉक्स के अंदर आया तो यहाँ पे ये देखें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब ये हुआ, मतलब इसका ये, और जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो प्रीफेस है, प्रीफेस एजेंट नेटिव। अच्छा, अगर मैं इस प्रीफेस को खोलता हूँ तो आप ये देखेगा कि यहाँ पे जो प्रीफेस वेलकम टू द एआई नेटिव एरा फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, तो
तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीफेस वेलकम टू द AI नेटिव एरा फॉर तो ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है ये इसी फॉर्मेट में रखा हुआ है, हमने मार्कडाउन में ही लिखा है इसको। और यहाँ पे देखें UI पे शो हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, अच्छा इस पर देखें ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है जिसका जो है ये टेबल। अच्छा ये टेबल क्या है, ये टेबल है, ये हमारे लिए नहीं है, सही है, हमसे मुराद ना ये यूज़र्स के लिए ना ये डेवलपर्स के लिए। ये जो टेबल है ये डोकोसोरस के लिए ये टेबल है। ये बताता है डोकोसोरस को कि हमें प्रीफेस ये जो पेज है जो एम्प्टी फाइल है उसको कहाँ पे रखना है। अब देखें यहाँ पर ये सबसे ऊपर आ रही है, सही है। तो यहाँ पर टाइटल क्या है इसका, प्रीफेस वेलकम टू द AI नेटिव एरा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में बता दी, ऑथर पेनिवर्सिटी टीम, डेट, ईयर, स्टेटस, पार्ट, प्रीफेस। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले आ रहा है इसमें, ठीक है, साइड बार पोजीशन 0। अब यहाँ पे जो साइड बार पोजीशन 0 दी हुई ना, तो ये 0 इंडेक्स पे आ रहा है यहाँ पे, सही है। अगर ये साइड बार पोजीशन 1 दे दे तो ये प्रीफेस खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना ये इससे पता चल रही है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अभी, अगर हाँ चल गया, सही है। चले मैं इसमें आता हूँ, CD डोकोसोरस प्रोजेक्ट, यहाँ पे खोल लेते हैं। क्या हुआ, कुछ बना ही नहीं। है अच्छा सॉरी गलत प्रोजेक्ट में चले गया। मैंने माय वेबसाइट के नाम से बनाया था, ये तो मैंने हाथ से बनाया था। हाँ माय वेबसाइट, मैं इसको दिखाता हूँ आपको लाइव। देखिए यहाँ पे जैसे हम नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल करते थे, हमने डोकोसोरस भी इंस्टॉल किया। तो इसमें क्या हुआ, इसने एक डिफ़ॉल्ट मतलब जो चीज़ें हैं ना वो दे दी। अब इसमें SRC के अंदर पेजेस के अंदर आएंगे तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट.जेएस का एक डिफ़ॉल्ट पेज आता था, तो यहाँ पर इनका भी एक डिफ़ॉल्ट पेज आ रहा है, सही है। अब यहाँ पे जो डॉग्स की मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था ना लाइव, यहाँ पर डॉग्स के नाम से जो फोल्डर था ये रहा, तो ये फोल्डर देखे यहाँ पर भी है, सही है। अब मैं इसको पहले रन करके दिखाता हूँ। अच्छा यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना एक साथ कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जी नानिल भाई ने सही बताया। क्लाउड के स्किल्स का भी बता दें प्लीज़, वो एजेंट का कैसे वेरीफाई करेंगे कि एजेंट का कैसे मिल रहा है या नहीं। ये बात समझ नहीं आई मुझे, किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अच्छा ये देखें ये खुद ब खुद ब्राउज़र खुला है, ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है लोकलहोस्ट 3000 में। दो चीज़ें होती है, स्किल्स और एजेंट। स्किल्स जो होती हैं, स्किल्स में है ना यहाँ पर कॉन्सेप्ट था इंटेलिजेंस का, एक वर्टिकल इंटेलिजेंस होती है, एक हॉरिजॉन्टल इंटेलिजेंस होती है। हॉरिजॉन्टल इंटेलिजेंस जो होती है वो विद टाइम हम उसको वो कर रहे होते हैं। तो जैसे कि ADRs या आर्किटेक्चर डिसीजन रिकॉर्ड या हॉरिजॉन्टल इंटेलिजेंस में आता है। इसमें हमने बताया होता है कि भाई हमने फ़लाँ चीज़ यूज़ करी है तो हमने क्यों करी है, ठीक है। हमने इस लाइब्रेरी A को लाइब्रेरी B पे तरजीह क्यों दी है, सही है। हमने इसको यूज़ ही क्यों किया, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई दूसरा डेवलपर आता है वो देखता है तो उसको पता होगा कि भाई हमने ये वाला टेक्स्ट स्टैक हमने ये चीज़ें क्यों यूज़ करी है। वो ADR के डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा होता है। ADR का एक फ़ाइल होती है उसके अंदर, सॉरी ADR का एक फोल्डर होता है उसके अंदर फाइल्स बन रही होती है। दूसरी जो है हॉरिजॉन्टल का जो दूसरा पार्ट है वो है PHR फ्रॉम हिस्ट्री रिकॉर्ड। जो भी हम काम कर रहे होते हैं ना, स्लैश की जो भी कमांड चला रहे होते हैं, मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये स्पेसिफाई के अंदर नहीं सॉरी हिस्ट्री के अंदर ये प्रॉम्प्ट का फोल्डर है। यहाँ पे मैं जितनी भी कमांड चलाई ना यहाँ पे स्टोर हो रही होती है। यहाँ पे बता रहा था कि भाई सबसे पहली कमांड ये चलाई थी, ठीक है। और उसके बाद इसमें ना कुछ चीज़ें आ रही होती है कि कितने बजे चलाई थी, डेट बता रहे हैं कि इस टाइम पे चलाई थी, मॉडल कौन सा यूज़ हुआ था, ठीक है। ये सारी ना मेटा डेटा होता है। इसके नीचे मैंने क्या प्रॉम्प्ट लिखा था, ये जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ना। अच्छा आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ है, आर्ग्यूमेंट, अच्छा मैं अभी इसको है ना स्पेकिट प्लस की तरफ आऊँगा मैं, ठीक है। तो ये मिस ना हो जाए, मैं इसकी तरफ आऊँगा, एक साथ बताऊँगा फिर।
अच्छा ये देखिए डिफ़ॉल्ट यूआई है, जैसे हम नेक्स्ट जेन इंस्टॉल करते थे उसकी एक डिफ़ॉल्ट यूआई आती थी, वैसे इसकी एक डिफ़ॉल्ट यूआई है। मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे देखें /docs/intro। अब मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे देखें /docs रूट डायरेक्टरी में डॉक्स का फोल्डर, उसके बाद इंट्रो की फ़ाइल। अब इसके अंदर ऊपर ये जो क्या कहेंगे इसको, ये जो माइनस के साइन है ना, हाइफन है, इस हाइफन के बीच में जितनी चीज़ें लिखी है ना ये मेटा डाटा कहलाता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये डोकोसोरस के लिए होता है। ठीक है, ना ये हमारे लिए होता है और ना ये यूज़र के लिए होता है, ना ये यहाँ पे यूआई पे दिख रहा होता है। ये होता है डोकोसोरस के लिए, उसको बताना पड़ता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं कि हम ये जो फाइल हम लिख रहे हैं, ये जो फाइल है नीचे, इसमें जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे प्लेस होनी चाहिए, साइड बार में कैसी आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। इसके बारे में अगर डिटेल में देखना है तो आप इस डोकोसोरस वेबसाइट की जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वो पढ़ सकते हैं आप। सही है, तो अब यहाँ पे देखें साइड बार पोजीशन 1 लिखी है, तो साइड बार पोजीशन 1 में ये इंट्रो आ रहा है। सही है, उसके बाद यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखा है ट्यूटोरियल इंट्रो, तो ये हेडिंग है, इसका #1 है, तो यहाँ पे ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे मेरा नाम अपना नाम लिख दूँ तो यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पे देखें मैं सिर्फ मार्कडाउन के फॉर्मेट में कंटेंट दे रहा हूँ और पीछे उसकी यूआई बन रही है। सही है, ये कौन बना रहा है, डोकोसोरस बना रहा है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ ये है कि यहाँ पे ट्यूटोरियल बेसिक, ट्यूटोरियल एक्स्ट्रास के नाम से 2 क्या है, ड्रॉप डाउन है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पे इसके फोल्डर बनाए हुए हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं चेक कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और बना लूँ, फोल्डर बना लूँ। सही है, और शायद इसके अंदर ना फाइल भी देनी पड़ती है, चेक करते हैं रिफ्रेश करके। हाँ, इसके अंदर फाइल भी देनी पड़ती है। अब मैं इसके अंदर ना एक फ़ाइल बना देता हूँ, ये वाली कॉपी कर लेता हूँ और इसके readme.md मोहम्मद फसी। अच्छा, यहाँ पे जो हेडिंग होगी वो आ रही है, साइड बार पोजीशन 1 अगर मैं हटा दूँ, ट्यूटोरियल स्पेक्स, ये मोहम्मद फसी के नाम से क्यों आ रही है, इसको देखना पड़ेगा। ये मोहम्मद, यहाँ पे देखिए जहाँ पे जो फोल्डर बनाएंगे ना वो फोल्डर यहाँ पे वो बनते हैं, ये ड्रॉप डाउन, और उसके अंदर जो फोल्डर होंगे वो उसके अंदर के ड्रॉप डाउन होंगे। जैसे कि यहाँ पे था, ये फोल्डर था, इसके अंदर फोल्डर था, तो यहाँ पे आपको दिखेगा पहला फोल्डर ये है, मैं इसके कोड में दिखाता हूँ। पहला फोल्डर ये है, उसके अंदर एक और फोल्डर होगा इस चैप्टर 1 के नाम से, ये रहा। ये कहाँ थे हमने क्या खोला है, हमने AI-driven, हाँ पार्ट 1 खोला है, तो उसके अंदर हम आते हैं तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ चेंज एवरीथिंग, मूवमेंट ऑफ चेंज, ये रहा मूवमेंट ऑफ चेंज एवरीथिंग पार्ट 1 के अंदर क्या है मूवमेंट, ये उसके अंदर बाद ये सारी जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर में दी हुई है। ठीक है, अब ये जो readme.md की फ़ाइल है ये कौन सी फ़ाइल होती है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, सिर्फ ये ड्रॉप डाउन नहीं है, मतलब अगर मैं इसको भी दबा रहा हूँ ना तो एक पेज आ रहा है। ठीक है, फिर उसके अंदर फाइल आ रही है, तो जो इसको दबाने में पेज आ रहा है वो readme.md वाला है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, अभी मैं किसकी readme.md दिखा रहा था, इसकी, जब मैं इसको दबाऊँगा ना तो ये चैप्टर 1 था AI डेवलपमेंट रेवोल्यूशन, तो ये वाला readme.md का कंटेंट है, ये readme.md। होपफुली ये आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या है, हम मार्कडाउन में चीज़ें दे रहे होते हैं, पीछे उसकी यूआई बन रही होती है, वही ये यूआई रिस्पॉन्सिव भी होती है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसमें हमें अगर कोई एडिशनल यूआई में इजाफा लाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्ट के कंपोनेंट्स बनाते हैं। ठीक है, रिएक्ट जो है ना रिएक्ट आपको पता है क्या है, तो ये रिएक्ट ही यूज़ कर रही होती है। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पे रिएक्ट का कोड यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्ट का सिंटेक्स है, हम सब जानते हैं इससे, हम सब वाकिफ़ है। तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें बनाते हैं कंपोनेंट और यहाँ पे ऐड करते हैं यूआई पे। सही है, यहाँ तक किसी को कोई मसला है, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लें। कब से मैं बोल रहा हूँ, कोई दूसरा भी बोल ले कुछ। और क्लियर, ठीक, तो हमने इसको यूज़ करना है डोकोसोरस को, मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे प्रोजेक्ट बना के भी दिखा दिया कि क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज़ भी मैं थोड़ा सा एडिशनली बता देता हूँ, इसमें ना docosaurus.config.ts के नाम से एक फ़ाइल है। ठीक है,
इसके अंदर हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, सही है। इसने ना एक अच्छा मेथड यूज़ किया हुआ है कोई किसी भी चीज़ को वो करने का, मतलब जैसे कि यहाँ पे हेडर है, यहाँ पे फुटर है इस वेबसाइट का ना, हाँ। तो इसमें देखें कुछ डॉग्स के अंदर ट्यूटोरियल है, कम्युनिटी है, तो इसको इसने कैसे स्टोर किया हुआ है, इसको कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर किया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे कि फुटर है, फुटर का स्टाइल बताया हुआ कि डार्क है, लिंक्स क्या कौन कौन सी है, ट्यूटोरियल के लिए एक है, ये रहा ट्यूटोरियल। ऐसे ही यहाँ पर कम्युनिटी टाइटल है एक, ये रहा। उसके अंदर आइटम्स कितने, ये आइटम्स है, कौन कौन से, स्टैक ओवरफ्लो, डिस्कॉर्ड एक्स, ये रहा स्टैक ओवरफ्लो, डिस्कॉर्ड एक्स, और उसकी लिंक्स भी दी हुई है, ठीक है। इसको दबाया तो ये खुल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इससे यूआई नहीं बननी, ऐसा नहीं सोचेगा कि भाई मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में लिख दिया पीछे यूआई बन जाएगी। ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में लिखी हुई चीज़ें, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ index.tsx में, अगर आपने यूज़ कॉन्टेक्स्ट पढ़ा होगा नेक्स्ट.js में, तो यहाँ पे देखें इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये जो चीज़ है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक यूज डॉकरसोरस कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद हम इससे क्या निकाल लें, साइट कॉन्फ़िग निकाल लें। अब साइट कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ना, दिखाता हूँ मैं, डॉकरसोरस वाला, ये ऑब्जेक्ट हमारा इस साइट कॉन्फ़िग के अंदर आ गया, सही है। अब यहाँ पे जो टाइटल है, जैसे कि पहला इसके अंदर क्या था, पेज का टाइटल, ये रहा टाइटल, तो इसको मुझे एक्सेस करना, मैं कैसे करूँगा, साइट कॉन्फ़िग डॉट टाइटल, ठीक है। अभी टाइटल क्या है इसका, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माई साइट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ पे ट्यूटोरियल एक्स्ट्रा माई साइट, सही है। टाइटल अभी माई साइट है, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ क्लॉड कोड। तो यहाँ पे देखिए स्लैश के बाद क्या आ गया, क्लॉड कोड आ गया। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, उसको हम बाद में वो भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसे सोचो, मतलब मैं पहली दफ़ा एक्सप्लोर कर रहा था ना, तो मैंने ऐसे ही कोड में जा के एक्सप्लोर कर रहा था। तब मैंने जब पहली दफ़ा यहाँ देखा था तो मुझे फर्स्ट टाइम में ऐसा लगा था कि यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया और पीछे इसका कोड बन गया, ऐसा नहीं था। यहाँ इसको फिर हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया था, इस लाइन में एक्सट्रैक्ट हो रहा है, सारा डेटा इसके अंदर आ गया। फिर जो भी चीज़ हमें यूज़ करनी है हम इसको ऐसा यूज़ कर दे रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस यूज़ की हुई है डॉकरसोरस ने। अच्छा, एक मैं अपनी रिकमेंडेशन दूंगा डॉकरसोरस से रिलेटेड, टेलमेंट CSS यूज़ नहीं कीजिएगा इसके साथ, सही है। चलती है, सही है, मतलब अगर आप उसके डॉक्यूमेंटेशन में देखें, यहाँ ChatGPT से बारे में पूछे तो वो बोलता है हाँ इसके साथ नेक्स्ट वो चल जाती है टेलमेंट CSS। लेकिन मैंने पर्सनली यूज़ किया है, मैंने इस पैकेट प्लस के थ्रू काम किया है इसमें, तो मुझे बहुत बार फेस आई थी प्रॉब्लम। टेलमेंट CSS में मसले करेगा ये। तो मॉड्यूल CSS जो होती है, जो अभी इस पर फॉलो हुई हुई है, यहाँ पे देखिए CSS का अलग हुआ है, ये कस्टम CSS बनी हुई है, तो अब ये वाली CSS यूज़ करेगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। तो ये था हमारा डॉकरसोरस, यहाँ तक सबको क्लियर। जैसे सब एजेंट है सब ऐसे क्लाउड स्किल्स में, जी है। देखें अभी मैं इसको बताऊंगा, अभी मैं पैकेट प्लस की तरफ नहीं आया, पैकेट प्लस की तरफ आऊँगा तो उसके भी थोड़ा बताऊंगा इसके बारे में। ये मैंने, अच्छा मैं आप लोग से एक चीज़ शेयर करूँगा कि मैंने घंटों इस पर काम किया है। ये जो चैट है ना, इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस चैट में मैंने रीयूजेबल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से आ जाएगी आपको इस चैट में, ठीक है। तो मैं इसकी लिंक शेयर कर दूँगा। और ये प्रो से ये इसमें आप ये रीड ऑनली हो गया आई गेस, क्योंकि अगर आपके पास प्रो अकाउंट होगा तो वो आप उस पर वो कर सकते होंगे कंटिन्यू शायद, वरना रीड ऑनली चैट होगी। अच्छा आगे चलते हैं, सर जाएगा जो मैसेज था, तो इस सर्वर में कर देता हूँ मैं। सही, तो हमने डॉकरसोरस देख लिया। यहाँ पे डॉकरसोरस का जो नाम आया था, डॉकरसोरस क्या चीज़ है, उसको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमने यहाँ पर, हाँ इसकी बात हुई थी चैटबॉट की,
रैग इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, डॉगोसोरस में मैं इसलिए चला गया था बीच में क्योंकि अरे मैंने वही बंद कर दिया। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमें पता है कि हमारा सारा कंटेंट किसके अंदर था, डॉग्स के फोल्डर के अंदर था, सही है। यहाँ पे जो डॉग्स का फोल्डर है, तो हम क्या करेंगे, ये मैं अपना वो बता रहा हूँ कि डॉग्स के फोल्डर का जो कंटेंट है वो हम वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करा लेंगे, सही है। अब यूज़र जो होगा वो कोई भी क्वेरी करेगा। अच्छा, पहले हम उसको वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करा लेंगे। वेक्टर डेटाबेस कौन सा होगा, ये कंटेंट होगा, ये वाला। इसका फ्री टायर होता है मेरे ख्याल से 30 दिन का होता है, फ्री टायर होता है इसका 30 दिन का होता है या फिर 15 दिन का होता है। तो आप वो यूज़ करेगा। तो आप जो डॉक्यूमेंट, जो डॉग्स के अंदर जो कंटेंट होगा वो कंटेंट हम कब, अच्छा पहला सवाल ये है कि कंटेंट कब जनरेट होगा। वो कंटेंट हम तब जनरेट करेंगे जब हमें टाइटल मिलेगा, और टाइटल हमें मिलेगा हैकाथॉन वाले दिन, सही है। तो उस दिन का ही काम है ये, और उसको जनरेट भी कराना है इसके थ्रू ही, क्लाउड कोड के थ्रू, ठीक है। अब उसको फिर हमने किस में स्टोर करा लेना है, इसके अंदर स्टोर करा लेना है वेक्टर डेटाबेस में। वेक्टर डेटाबेस में स्टोर हो गया, फिर हमने उसका एक टूल बनाना होगा, सही है। ओपन एचएनएसजी के है ना, अच्छा वो बात नहीं की अभी मैंने। हमने एक बैकएंड बनाना होगा। अभी जो मैंने डॉगोसोरस का प्रोजेक्ट खोला है वो फ्रंट एंड था, सही है। एक बैकएंड बनेगा ओपन एआई एजेंट एसडीके पे, ठीक है। उस पर एजेंट होंगे, वो आपकी मर्जी है कि आप एक सिंगल एजेंट रखते हैं चैट, क्योंकि चैटबॉट बनाना है सिंपल सा, या फिर आप मल्टीपल एजेंट्स रखते हैं बीच में एक ऑर्केस्ट्रेटर लगा के, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आपको उसमें एक टूल बनाना होगा जो फंक्शन टूल डेकोरेटर से बनता है। उस टूल में वो टूल क्या करेगा, वो बेसिकली इसका वो होगा, क्या नाम है, इस डेटाबेस, यहाँ के जो वेक्टर डेटाबेस है वहाँ से कंटेंट लेकर आएगा, ठीक है। जैसे फाइल सर्च टूल बना हुआ है, बराबर आया है नेक्स्ट उसका ओपन एचएनएसजी का, वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है ओपन एआई के ही अपने जो उसका स्टोरेज है उसी पे काम करता है, वेक्टर स्टोरेज। तो अभी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हमें सर ने बताया है कंटेंट यूज़ करना है, तो उसका मतलब यही यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा हम यूज़ नहीं कर सकते। तो कंटेंट को यूज़ करना है, इस वेक्टर डेटाबेस को यूज़ करना है। इसका हमें टूल कस्टम बनाना पड़ेगा। अगर हम उसका यूज़ कर पाते हैं ओपन एचएनएसजी का, तो हमें टूल वाली ख्वारी करनी नहीं पड़ती, हमें बना बनाया मिल जाता। लेकिन हमें इसको यूज़ करना है तो हमें इसका टूल बनाना पड़ेगा। वो टूल जो होगा वो क्या करेगा, कंटेंट, वही जो रैग सिस्टम का काम होता है वो रैग टूल होगा, बेसिकली फाइल सर्च टूल ही कहलाएगा वो भी। और वो क्या करेगा, कंटेंट लेके आएगा रेलिवेंट, सही है। अच्छा, इसकी लॉजिक क्या होगी वो सारी है ना, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये टूल भी आप इससे ही बनाएंगे, इस पैकेट से ही बनाएंगे, हाथ से नहीं बनाएंगे, सही है। तो हमने ये टूल बनाना होगा, एजेंट्स होंगे, फिर इनको यूज़, इसको वो करके ओपन, क्या नाम है, फास्ट एपीआई का सर्वर बनाना पड़ेगा, सही है। फास्ट एपीआई का सर्वर होगा जिसमें एक एंड पॉइंट होगा, उस एंड पॉइंट में एजेंट्स का वो चल रहा होगा, वर्क फ्लो चल रहा होगा। ये चीज़ क्लियर है। फास्ट एपीआई का एक सर्वर होगा, ठीक है, उसमें एंड पॉइंट होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे जिसको हम एपीआईज कहते हैं, उसमें एपीआईज होंगी, ठीक है। उसके एंड पॉइंट होंगे, वहाँ पर हम अपने जो ओपन एचएनएसजी का वर्क फ्लो होगा उसको प्रोवाइड कर रहे होंगे कि अगर कोई क्वेरी करे तो उसका इसको रिस्पॉन्स मिले स्ट्रिंग फॉर्मेट में बेसिकली। तो ये समझ आया फास्ट एपीआई वाली बात। अगर आप लोगों ने फास्ट एपीआई में काम किया तो आपको ये आसानी से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये करना है हमने। फिर फास्ट एपीआई का सर्वर बन जाएगा, ठीक है। उसमें हम एंड पॉइंट भी लगा देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लगा दिया एंड पॉइंट स्लैश चैट। अब स्लैश चैट जो है वो, उसको अगर मैं कॉल करता हूँ एपीआई को, तो वो एज अ पेलोड वो क्या लेती है, अब वो लेती है यूज़र की क्वेरी। यूज़र की क्वेरी लेने के बाद उसका क्या नाम है, जो कंटेंट वो जाता है पीछे बैकएंड में। बैकएंड क्या करता है, वो एजेंट कॉल होता है, सॉरी एजेंट चलता है, हाँ एजेंट चलता है, वो टूल को कॉल करता है। टूल जो क्वेरी होती है वो टूल के अंदर इंसर्ट करता है। फिर टूल क्या करता है, उससे रेलेवेंट कंटेंट लेकर आता है, वो एजेंट के पास जाएगा। फिर एजेंट उसको रिफाइन करके वापस रिस्पॉन्स करेगा। जो रिक्वेस्ट करी उसने फ्रंट एंड ने, बैक एंड ने रिस्पॉन्स दिया, और वो रिस्पॉन्स एज अ चैटबॉट हम चैट वो दिखा रहे होंगे, सही है। तो ये तो बहुत ईजी सी चीज़ थी। अच्छा, ये असल चीज़ यही होगी जो मेन चीज़ है, जिसका रैग सबसे ज़्यादा अच्छा होगा उससे अच्छे रिस्पॉन्स होंगे। तो ये चीज़ देखनी है। तो सर की रिक्वायरमेंट यही थी, अभी सर ने इतना ही बताया है बस। इसके अलावा तो सर ने कुछ करने को कहा नहीं है।
अच्छा, इसमें ये बताया हुआ, हाँ ये आगे ना, कि बोनस मार्क्स मिलेंगे किसको, रीयूजेबल इंटेलिजेंस को वाले स्टूडेंट्स को जो क्लाउड कोड से सब एजेंट एंड स्किल पे काम करेंगे। सही है। और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि ये काम आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उस दिन ही जाके बैठ वो करें, आप पहले से स्किल्स और एजेंट्स बना के रखें, उस दिन उनको यूज़ करके आप वो बना लें, है ना। जो मैंने बात की थी ना, प्रोजेक्ट ए बनेगा 2 घंटे में, बी बनेगा 45 मिनट्स में, सी क्या पता आप 15 मिनट में बना दें। तो आप ऐसे ही इस एजेंट्स की जो स्किल्स हैं, एजेंट्स है स्किल्स है, इस पर काम करें, इसको रिफाइन कर करके आप अपने उस स्किल्स को, जो इंटेलिजेंस है रीयूजेबल इंटेलिजेंस को, ऐसा बना लें कि आप जो हैकाथॉन वाले दिन काम करने बैठे तो आपके पास सफिशेंट फंक्शनलिटीज़ हो, फीचर्स हो, और आप बहुत आराम से बहुत जल्दी प्रोजेक्ट बना लें। जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट सी बन जाए ना 15 मिनट में, तो हो सकता है कि अगर आपने उस पर अच्छे से काम किया तो वो 15 मिनट में ही आपका ये वाला पार्ट हो जाए हैकाथॉन वाला। क्योंकि इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड नहीं चलानी पड़ेगी, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पहले से लिख दिया, ठीक है, और वो एक जनरलाइज कॉन्स्टिट्यूशन था। तो ये सारी चीज़ें बुक के अंदर मेंशन है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर बाकी तो और तो कुछ नहीं है। फिर हाँ, सर ने एक और चीज़ ये बताई थी कि ये सर ने एक लिंक दिया था, इस लिंक में एक वो थी, मैं दिखा देता हूँ, एक मूवी का कट सीन था। If you're still typing your coding prompts, you're leaving performance on the table. छोटे सा You're ही है, prompting कुछ cursor seconds ही over है। 100 times a day, but type. ये देखें, Can you fly that thing? Not yet. Operator. Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Hurry. Let's go. इसमें क्या हुआ, इसमें ये जो लड़की है एक रोबोट है, सही है। तो इसने, इस लड़के ने इससे पूछा कि भाई क्या तुम ये चला सकते हो हेलीकॉप्टर, तो उसने बोला नहीं मैं नहीं चला, अभी नहीं चला सकती। तो उसने पीछे कॉल करी, ठीक है, अपने सिस्टम से ही, क्योंकि रोबोट है ये, और उसने बताया कि भाई मुझे ना एक प्रोग्राम वो चाहिए, स्किल चाहिए बेसिकली। ऑपरेटर को बोला कि मुझे वो चाहिए कि ये मुझे हेलीकॉप्टर चलाना है, तो उसके रिलेटेड मुझे स्किल्स चाहिए। तो इस बंदे ने पहले से ही हेलीकॉप्टर का पूरा प्रोग्राम लिखा होगा, ठीक है, जिसपे कैसे चलाते हैं वो पूरी स्किल्स होगी, ठीक है, वो इसके सिस्टम में इंस्टॉल कर दी, ठीक है। तो जब उसको सिस्टम में इसको इंस्टॉल Tank, I करी, need a pilot. तो फिर ये क्या करा, ये चली गई है हेलीकॉप्टर चलाने, ठीक है। Let's इससे go. पहले आप मैं चला सकती हूँ। तो ये सीन था। किसी का माइक खुला हुआ है? इसको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हम अपने कोड में भी यूज़ करेंगे। अभी जो हमारे पास टाइम है उसमें हम ये स्किल्स पे काम करेंगे कि हम ये स्किल्स वगैरह बना लें, सब एजेंट्स बना लें, ताकि हम उस दिन हैकाथॉन वाले दिन अगर कोई ऐसी चीज़ आती है हमारे सामने जो उस वक्त एजेंट नहीं कर सकता, या फिर जनरलाइज एजेंट है ना हमारा, ऑर्केस्ट्रेटर है, वो इतने अच्छे से नहीं कर सकता, तो वो वाली चीज़ हम इस पर इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल से बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, और फिर उससे रिलेटेड काम बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये थी रीयूजेबल इंटेलिजेंस। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन? इसके सर ने बोनस मार्क्स रखे, तो सर ने यहाँ पे ये वीडियो का लिंक दिया हुआ था। उसके बाद ये बताया हुआ कि ये लोग वो करेंगे, जीशान, दानियल, ये सर। फिर फॉर्म है, इसके अंदर हम सबमिट करेंगे, सही है। अच्छा, उसके बाद सर ने बताया कि मीट की लिंक भी दे दी, और ये कहा कि 6 बजे संडे वाले दिन आप मीट पे आएंगे, और वहाँ पर चेक द प्रोजेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, प्रोजेक्ट चेक किए जाएंगे सबके सामने। तो देखते हैं उस दिन क्या होता है। बाकी ये सर ने मटेरियल बताया था, लर्निंग मटेरियल, कि आपको अगर तैयारी करनी हो। बाकी ये जो मैसेज है नीचे वाला, ये वो मैसेज है जो बाद में सर ने बताया था कि फ्राइडे को मैं भेज दूँगा at 2 PM आफ्टर नमाज। तो ये सर का मैसेज था, सही है। अब
अच्छा, जब कोई करने बैठ रहे तो कुछ नहीं आ रहा। देखिए, आपको ना एक स्किल पे काम करना पड़ेगा। मैंने आज के दिन ही, अच्छा आज से पहले मुझे स्पेक्टेड प्लस आती थी, इतनी अच्छी नहीं आती थी। अभी मैं ये नहीं कहता कि मुझे अच्छी आती है, लेकिन आज के दिन मैंने काफ़ी काम किया इसमें, ठीक है। मैंने रीयूजेबल इंटेलिजेंस पे देखा आज पूरे दिन, सुबह से लेकर अभी तक, और भी चीज़ें की, तो मुझे स्पेक्टेड प्लस के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली। सही है, तो मैं उसके बारे में अभी डिटेल में बताऊं या फिर नहीं? स्पेक्टेड प्लस के बारे में कि पीछे क्या आ रहा होता है। रब्बी दिन, ये मैं चैट शेयर कर दूंगा, इससे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, एक स्मार्ट वर्क किया था मैंने, आप लोग भी कीजिएगा। वो ये है कि जैसे कि ये हमारे पास बुक है, ठीक है। अब इस बुक के अंदर चैप्टर 4 में आते हैं, 4 के अंदर 2 में आते हैं, तो यहाँ पे स्पेक्टेड प्लस के बारे में सारी नॉलेज दी हुई है चैप्टर 2 में, ठीक है, मतलब 14 में, 4 के अंदर 14 के अंदर सारी नॉलेज है। अब मैंने क्या करा, मुझे तो पता है कि ये सारा मार्कडाउन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, मेरे लिए तो आसानी हो गई। तो मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर आया बुक सोर्स के अंदर, ठीक है। मैंने इस रेपो को क्लोन किया सबसे पहले अपने पास, उसके बाद मैं डॉक्स के अंदर आया, मैं यहाँ पे 4 के अंदर आया, 2 के अंदर आया, ये रहा 14। तो ये जो फोल्डर है ना, इसके अंदर सारी स्पेक्टेड प्लस की नॉलेज है। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, सही है, मतलब मेरे पास तो पूरा कोड ही डाउनलोड था, उसमें से मैंने इसको निकाला, अलग करा, और इसकी मैंने जिप फाइल बना के, ये रही मेरी जिप फाइल मैंने यहाँ रख दी। अब ये जो जिप फाइल है ना, अब इसका फ़ायदा ये है कि मैं जेमिनाई को बोलता हूँ, सवाल है, मैं जेमिनाई को बोलता हूँ, जेमिनाई को मैंने यहाँ पे देखे ये जिप फाइल दी, मैंने ये बोला कि भाई मुझे रीयूजेबल इंटेलिजेंस वो करनी है, पढ़नी है, ठीक है, फिर क्लाउड कोड और स्पेक्टेड प्लस से। सो मुझे मैं इसमें, अच्छा पहले ना आपको एक नज़र पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप, हाँ ये कर सकते हैं कि आप इसको डॉक्यूमेंट देके उसको बोले कि भाई मुझे ना ये इसके बारे, ये जो चीज़ें जितनी लिखी है ना सारी सीखनी है, तो मुझे गाइड करो स्टेप बाय स्टेप, तो आप इससे भी सीख सकते हैं। तो मैंने इसको ये बोला कि मुझे है ना बेसिक 3 प्रोजेक्ट्स बनाओ सिक्वेंशियली, ठीक है, जिसपे मैं रीयूजेबल इंटेलिजेंस को एक्सपीरियंस करूँगा, ठीक है, क्योंकि किताबी बातें से ना मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ जो लिखा हुआ था उस पर मुझे समझ आ रहा था, लेकिन इतना क्लियर नहीं थी चीज़ें। जो मैं प्रैक्टिकल कर करके एक्सपीरियंस कर रहा था ना, मुझे पता चल रहा था इससे ये फाइल बन रही है, फिर उसके अंदर क्या कोड है, क्या कंटेंट है, तो मुझे भी अच्छे से समझ आ रही थी इसके बारे में, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए, एक बारी में एक स्टेप बताना, ठीक है। मैंने इसको नॉलेज दी हुई ऊपर स्पेक्टेड प्लस की। एजेंडा क्या है कि मेकिंग सच प्रोजेक्ट इज अंडरस्टैंड यूजेबल, कि मुझे समझ आ जाए कि रीयूजेबल इंटेलिजेंस है क्या, थ्योरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी। तो मैंने उसको बोला था कि स्टार्ट करो, तो उसने मुझे ये 3 प्रोजेक्ट बनवाए थे। पहला वाला मुझे थोड़ा, मैंने इस पर टाइम लगा था कैलकुलेटर बनाने में, सही है। फिर प्रोजेक्ट 2 मैंने थोड़ा जल्दी बना लिया, प्रोजेक्ट 3 उससे भी जल्दी बन गया, ठीक है। प्रोजेक्ट 1 में हमने काम किया, ठीक है, उससे हमें स्किल निकल, प्रोजेक्ट 1 बनाया हमने, वहाँ से हम प्रोजेक्ट 1 में हमने स्किल्स बना ली, और वो जो स्किल्स बनी थी वो मैंने प्रोजेक्ट 2 में कॉपी पेस्ट करी, और मैंने प्रोजेक्ट 2 में यूज़ कर ली। फिर क्या हुआ, प्रोजेक्ट 3 में मैंने एजेंट बना के एजेंट को यूज़ किया, तो आहिस्ता आहिस्ता ना मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी इससे, ये मैं एक इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहा था बार बार। तो ये पूरा जो गाइड है ना, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसमें ना मेरे इसके रिस्पॉन्सेज भी आपको हेल्प करेंगे, उसके साथ साथ जो मैंने आगे क्वेश्चंस किए ना वो भी आपको हेल्प करेंगे। जैसे कि इसने थोड़ा बताया कि आप यहाँ करें, अच्छा ये देखें, आप बिल्कुल आपको गाइड दे रहा है, सही से बता रहा है कि आप फोल्डर बनाएं, ठीक है, आपके पास ये इंस्टॉल होना चाहिए, प्रोजेक्ट के अंदर जाएं, फिर ये करें, तो वो आप पूरे एक गाइड बता रहा है आपको, सही है। फिर मैंने ये सारी चीज़ें करी, तो मैंने इसको बोला कि बिफोर मूविंग अहेड टेल मी डैट हु आर द ऑडियंस ऑफ HI एंड VI। HI एंड VI क्या है, हॉरिजॉन्टल इंटेलिजेंस एंड वर्टिकल इंटेलिजेंस। मेरा सवाल का मतलब ये था कि ये यूज़र के लिए बनती है या LLM के लिए बनती है, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी डेवलपर के लिए बनती है, ठीक है। हाँ, मैंने ये पूछा था अगर ये ऐसा है कि इंटेलिजेंस LLM के लिए बनती है, तो ये बताओ कि इंजेक्ट कैसे की जाती है। इंजेक्ट का मतलब ये है कि LLM
को बताया कैसे जाता है, एलएलएम को ये कंटेंट दिया कैसे जाता है, सही है। क्या हर बारी पूरे प्रॉम्प्ट में जा रहा होता है, क्या नाम है, हर बारी इंजेक्ट करके जा रहा होता है। होपफुली ये बात समझ आ रही हो। जैसे कि मैंने एक कॉल भेजी एलएलएम को, तो मेरी सारी जो फाइल्स है क्या ये सारी जा रही होती है, तो ये सारी चीज़ें मैंने पूछी थी, तो इसने बहुत अच्छे से बताया था इसके बारे में। तो आपको मैं लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप ये देख लीजिएगा, आपको रीयूजेबल इंटेलिजेंस की नॉलेज हो जाएगी इससे, ठीक है। और बाकी मैं आपको ना डिटेल में थोड़ा बहुत स्पेक्टेड प्लस के बारे में बता देता हूँ। ये जो है ना, इसने ये 3 प्रोजेक्ट बनवाए मुझसे। तो मैं आता हूँ किसी भी कैलकुलेटर में आ जाता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी क्लियर है। तो बातें समझ आ रही है ना? जी जी। इसमें तो ये बहुत अच्छा आर्किटेक्ट, मतलब ये स्पेसिफाई, ये बहुत अच्छा वो है आर्किटेक्चर लिखता है। और उसका मैं आपको फ्लो बताता हूँ कि होता क्या है, पीछे क्या चल रहा होता है और कैसे काम कर रहा होता है ये स्पेक्टेड प्लस। आपको ये पता होगा ना कि कैसे काम कर रहा होता है, तो आपको अगर आप कहीं गलती कर रहोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे थी। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट खाली होता है। अच्छा, अगर मैं अभी साथ साथ बनाना शुरू किया तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बना प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर एक क्लॉड का मतलब अगर हम इनिट करते हैं ना, स्पेसिफाई प्लस इनिट, तो क्लॉड का फोल्डर बनेगा और उसके साथ साथ एक ये cloud.md बनेगी और ये .specify का फोल्डर बनेगा। ये 3 फोल्डर बनते बस, सही है। फिर उसके अंदर एक काम करता हूँ, md क्या करता हूँ, स्पेक्टेड प्रैक्टिस, और उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाई प्लस इनिट क्लॉड, अरे यार नोट नहीं लगा, मैं कमांड्स नहीं चलाऊंगा, बस आपको एक सेक्टर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 3 फाइल होती है स्टार्टिंग में। अब इसके अंदर भी क्लॉड का फोल्डर के अंदर भी कमांड्स होती है। ये सारी कमांड्स कौन सी है? ये सारी कमांड्स वो है जो हमें स्लैश करके दिख रही होती है, /sp डॉट, तो एनालाइज भी चला सकते हैं, चेकलिस्ट, क्लैरिफाई, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आते हैं हम, सबसे पहली कमांड हम चलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड ये करती है कि हमारे प्रोजेक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? वो लॉ, वो गवर्नेंस, मतलब वो लॉ होता है बेसिकली जो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हम चाहते हैं कि वो फॉलो करें। कौन? क्लॉड। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं पाइथन का जितना कोड हो सब में टाइप हिंटिंग होना लाजमी है, सही है, टाइप हिंट्स बताए। और मैं चाहता हूँ कि क्लासेस यूज़ करें, ठीक है, मतलब थ्रू आउट द प्रोजेक्ट क्लास मॉड्यूल्स पे काम करें। तो ये जैसे सारी चीज़ें होती है ना जिसमें हम प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट के बारे में मतलब ये नहीं कि मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट.js यूज़ करना, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ अलग है। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ये होता है कि अगर मैं पाइथन का कोड लिख रहा हूँ तो उसमें मैं टाइप हिंट यूज़ कर रहा हूँ और मैं उसमें क्लासेस में काम कर रहा हूँ, मैं उसमें उसकी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, जो 4 पिलर्स हैं मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाती है। ये कैसे चलता है? ये /sp डॉट कॉन्स्टिट्यूशन कमांड चलाएंगे अगर हम, मैं चलाऊँगा नहीं, ऑनलाइन टाइम लगेगा, ठीक है। ये कमांड चलाते हैं /sp डॉट कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँगा ना, यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँगा। अच्छा, मैं ये ब्रैकेट खुद लगाएं, मैं जैसे दिखाने के लिए लगाएं ये ब्रैकेट, ये नहीं कि आप यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा ना। अब ये जब ये कमांड चलाऊँगा तो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप प्लॉट के कमांड के फोल्डर के अंदर आए,
यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन का वो मिलेगा, ये रहा। तो मैं इसके अंदर आता हूँ। अब यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, इस ठीक है, ये प्रॉम्प्ट है, एक डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट है जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, टेम्पलेट कहेंगे, सही है। तो ये एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है, उसमें बताया हुआ है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक आपको एक चीज़ रहेगी डॉलर आर्ग्यूमेंट्स। अब मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ना /sp.constitution और इसके आगे कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ होता है इस आर्ग्यूमेंट के अंदर आता है, सही है। इस आर्ग्यूमेंट के अंदर वो लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे कि अभी क्या लिखा हुआ है मैंने, ये लिखा हुआ है ना, तो ये ब्रैकेट के साथ से कॉपी नहीं होगा ऐसे, तो ये ब्रैकेट के साथ यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। फिर ये जो पूरा प्रॉम्प्ट है ये जाएगा क्लॉड के पास और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा, ठीक है। ये पूरा प्रॉम्प्ट गया क्लॉड के पास, जिसपे हमारा इंजेक्टेड प्रॉम्प्ट भी है जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेस देके, जिसको हम आर्गूमेंट कह रहे हैं, और उसके अलावा एक डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट भी है, ठीक है। हम आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, आपने ये सोचा होगा कि यार जब मैं sp.constitution चलाता हूँ या चलाती हूँ उसके बाद यहाँ पे कुछ भी अपनी लैंग्वेज में लिख देता हूँ उल्टा सीधा, लेकिन वो इतना वेल मेंटेन, इतना अच्छे से वो कैसे देता है। मतलब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है तो ये स्पेसिफाई मेमोरी के अंदर आता है, तो मैंने तो वहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा हुआ था, मैं तो बहुत अजीब सा प्रॉम्प्ट दिया होता है यहाँ पर, तो ये इतना अच्छा सा वेल डिज़ाइन स्ट्रक्चर कैसे दे रहा होता है। तो वो ऐसे दे रहा होता है कि सिर्फ आपका प्रॉम्प्ट नहीं जा रहा होता है, ये जो आपने यहाँ लिखा है सिर्फ ये नहीं जा रहा होता, पीछे एक पूरा प्रॉम्प्ट बना हुआ है जो बता रहा है कि भाई आपको इस स्ट्रक्चर में रखना है कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसके साथ आपका इंजेक्टेड हुई हुई स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये पूरा जाएगा LLM के पास, LLM फिर क्या करेगा, स्पेसिफाई मेमोरी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ाइल होगी यहाँ पे, हाँ ये होती है, तो यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट लिख देगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरा लिख देगा, प्रॉम्प्ट नहीं सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला स्टेप ये था। पहला स्टेप क्लियर है सबको? मैं काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ। जी जी क्लियर है। तो उसने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, प्रॉम्प्ट उसको वहाँ से मिला, आर्ग्यूमेंट्स उसने इंजेक्ट किए, कहाँ से किए वो भी मैंने बता दिया आपको, आर्ग्यूमेंट यहाँ पर आए वो, तो और उसके बाद ये प्रॉम्प्ट गया LLM के पास, LLM ने एक रिस्पांस दिया, वो रिस्पांस तो कहाँ पे पेश कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल में। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया है, सही है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन हर कमांड के साथ जाएगा, ठीक है। हर कमांड में किसको कह रहा हूँ, चाहे वो कमांड टास्क हो /sp.task, चाहे वो sp प्लान हो, चाहे वो स्पेक्स बनाना हो, ठीक है, चाहे वो इम्प्लीमेंट हो, इम्प्लीमेंट भी शायद है, ठीक है। तो ये जो कमांड्स है ना इसके साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा ही जाता है, ठीक है, क्योंकि जब प्लानिंग कर रहा होगा LLM, जब वो स्पेक्स बना रहा होगा तो भाई उसको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो तो करना है ना। तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो आगे के जो कमांड चला रहे होंगे हम /sp डॉट कुछ भी, तो आप एक चीज़ नोटिस करेगा, यहाँ पे तो बंद है, अगर मैं यहाँ पर भी मैंने बंद कर दिया, वरना अगर ऊपर हिस्ट्री दिखा देता मैं, तो वो क्या करता है, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूर पढ़ता है, ठीक है। आप देखेगा जब भी आप कुछ करते हो ना तो यहाँ पे ये बता रहा होता है कि रीड दिस राइट ये फाइल रीड करी, ये राइट करी, तो वहाँ पे आप नोटिस करेगा कि हर कमांड चलाने में कॉन्स्टिट्यूशन वो ज़रूर रीड करेगा, सही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जाता है आगे, तो कुछ भी करना हो, मतलब कोई भी कमांड चलानी हो बेसिकली। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई ख़त्म, ठीक है। अब सेकंड आता है स्पेक्स। स्पेक्स क्या है, स्पेक्स बेसिकली वो है जिसपे हम पूरे प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए हमारे प्रोजेक्ट में, क्या हम Next.js यूज़ कर रहे हैं, क्या स्टैक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी है ना बहुत स्ट्रक्चर्ड वो है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अच्छा हाँ एक और चीज़ एक चीज़ मैंने मिस कर दी, सिर्फ इतना नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉम्प्ट ये रहा, ठीक है, हमारा इंजेक्टेड आर्ग्यूमेंट ये रहा, इसके साथ साथ जब उसने लिख दिया, मतलब लिखने से पहले वो क्या करता है, टेम्पलेट में भी जाके देखता है कि क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, टास्क के लिए स्पेक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अब जब उस पर आया ना, किस पे आया, दूसरी चीज़ कौन सी थी, स्पेक पे। तो स्पेक में हमने जो लिखा है यहाँ पे /sp स्पेसिफाई होता है ना, ये क्या होगा,
ये ऐसे क्यों आ रहा है, हाँ ये रहा स्पेसिफाई। तो इसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ना, वो क्या करेगा, इसका टेम्पलेट उठाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कमांड में, स्पेसिफाई। यहाँ पर भी आर्गूमेंट से, ये आर्गूमेंट आपको हर एक कमांड में मिलेगा, सही है। ये प्रॉम्प्ट उठाया हमारा जो इंजेक्ट, उसको इंजेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद एलएलएम ने लिखा, फिर इसको वेरीफाई भी करते हैं इस स्ट्रक्चर से। ये टेम्पलेट दिया हुआ है बेसिकली, यहाँ पे बता रहा होता है कि भाई यूज़र स्टोरी 3 यूज़र, ये टेम्पलेट बेसिकली वो है, क्या नाम है, स्ट्रक्चर है। अच्छा यहाँ पर है ना एक चीज़ फॉलो की जाती है, एक्सेप्टेंस सिनेरियोज। इसको आप जितना डिटेल में पढ़े आपके लिए इतना फ़ायदा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन व्हेन देन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हमने क्या प्रोवाइड किया हुआ है यूज़र को, ठीक है। अच्छा ये मैं ना जो बनाया ना उससे दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये किसका था, स्पेक्स का था ना, स्पेक्स बने होंगे इसमें, स्पेक ये रहा, सही है। तो इसमें देखें, अब यहाँ पे मैं कैलकुलेटर बनाया, तो गिवन क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन, ठीक है, कब, जब इसने कौन सा फंक्शन कॉल किया, ये अगर इसने कॉल किया तो क्या होगा, द रिजल्ट शुड बी दिस। तो यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारी एक एक चीज़ लिखी जाती है, हमारी वेबसाइट में क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने ऐसा किया तो उससे क्या होगा, फिर उसका रिजल्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती है स्पेक्स में भी, ये आपको आगे हर कमांड में मिलेगी। प्लान में भी जो फाइल बनेगी उसमें भी बहुत डिटेल में लिखा जाता है, एज केसेस भी लिखे जाता है। अगर यूज़र ने ऐसा सवाल कर लिया तो उसका क्या, उसने अगर यूज़र ने ऐसा किया तो क्या होगा, अगर यूज़र ने एज केसेस पता है ना, तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती है, बहुत डिटेल में सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखें FR1 FR2 FR3 कितने सारे बनाए हुए हैं। तो ये है क्या, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये बेसिक सा सिर्फ एक कैलकुलेटर है, उसमें देखें क्या क्या चीज़ें इसने कितना डिटेल में बताया हुआ है कि क्या होना चाहिए। लाइब्रेरी मस्ट प्रोवाइड अ कैलकुलेटर, उसमें ऐड फंक्शन, ये सारी चीज़ें जो न्यूमेरिक वैल्यू को करे, ठीक है, इंटीजर और फ्लोट, और सम करके फ्लोट को रिटर्न करे। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में लिखी जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है जब हम ये सारी चीज़ें पहले लिख लेते हैं ना, एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बनाने जाते हैं ना, तो वो बहुत एक्यूरेट बनती है, ठीक है। तो स्पेक प्लस का जो मकसद है वो यही है। अब हाँ, ये सवाल पहले करना था कि हम स्पेक प्लस यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हम क्लाउड कोड यूज़ कर रहे थे ना, तो हम क्लाउड कोड में डायरेक्ट वाइब कोडिंग की तरह कर लें, है ना। मतलब मैं यहाँ पर आके मैं क्लाउड कोड को बोलूँ कि भाई मेरी वेबसाइट बनी हुई है, उसमें तुम ये चीज़ कर दो, ठीक है। मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, जैसे कि हम उस पर करते थे, किसमें, कर्सर में। तो मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, वो पीछे चेंजेस भी कर देगा। तो मैं स्पेक प्लस ही यूज़ कर रहा हूँ। तो उसका स्पेक प्लस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, जो हम अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में बोलते थे उसको समझाते थे कि हाँ भाई ये करो वो करो, वो सारे इन्होंने क्या करा, एक इन्होंने आर्किटेक्चर बनाया पूरा, इन्होंने एक फ्रेमवर्क है स्पेक प्लस, ठीक है। वो उसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एलएलएम को इन्फोर्स कर सकता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन बना के कि भाई तुम्हें ये चीज़ें करनी है, तुम्हें इस चीज़ों से वो करना है, क्या करना है, ये चीज़ें करनी है, फॉलो करनी है, इस चीज़ को अवॉइड करना है। मैं उसको, ठीक है, गार्डियल सेट कर सकता हूँ, मैं उसको अपनी टास्क बता सकता हूँ कि क्या टास्क होंगे, प्लानिंग बता सकता हूँ। और प्लानिंग वगैरह भी आप देखें कितनी डिटेल में है। जब ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहा होगा एलएलएम, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है कि आपने एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ उसको कि भाई मुझे ये बना के दो, तो आप ये बताएंगे किस रिज़ल्ट में ज़्यादा वज़न होगा, मतलब किसका अच्छा रिजल्ट आएगा, स्पेक प्लस का या फिर आपके प्रॉम्प्ट का। हेलो, स्पेक्टेड का आएगा ना, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इसमें हमने एक एक एज केस डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर हमने सारी जो पॉसिबिलिटी एरर थे वो सारे डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि अगर ऐसा हो तो क्या करना, अगर ऐसा हो तो क्या करना। मैं अगर आपको एक नज़र टास्क दिखाऊँ ना, टास्क की फाइल, तो यहाँ पर देखें टास्क डिफाइन किए हुए, टास्क 1 2 3 4 5, तो ये बहुत सारे टास्क, इसमें कितने हैं टोटल, देखें कितने। एक कैलकुलेटर बनाने में 76 टास्क बताया इसने एलएलएम को, पहले ये बनाओ फिर ये बनाओ फिर ये बनाओ फिर ये बनाओ। तो अब इसमें देखें कितने अच्छे तरीके से बताया हुआ है, क्रिएट अ प्रोजेक्ट डायरेक्टली है, फिर ये करो, फिर ये फाइल बनाओ, ठीक है। फेसेस बनाए होते हैं बेसिकली इसमें। तो और जो भी ये इम्प्लीमेंटिंग कमांड चलाते हैं ना, ये जो क्रॉस है ना, ये चेक लिस्ट, ये चेक करता है। जैसे कि एलएलएम ने पहला काम कर लिया, दूसरा काम कर लिया, ये सारे टास्क कर लिए, तो पहले ना ये खाली होते हैं, पहले ये ऐसे 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 होती है, ये क्रॉस ये खुद लगाता है।
फिर जब ये सारे टास्क कर लेगा इस पर क्रॉस लगा देगा कि भाई मैंने ये सारे काम कर लिए। अभी सारे काम हुए हुए हैं इसलिए सब में क्रॉस आ रहा है कि हाँ ये भी हो गया। अब देखिए ये वाली फेस, हाँ देखें यहाँ मैं सामने आ गया ना, ये वाली चीज़ नहीं बनी हुई, ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई हुई, तो मैंने यहाँ पे देखे क्रॉस नहीं आया हुआ, इसका मतलब ये अभी नहीं बनाया मैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर फेस 3 तक काम किया हुआ है, फेस 4 से मैंने यहाँ पे काम नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो स्पेक्टेड प्लस हम ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं। दूसरी कमांड थी स्पेक की, स्पेक से स्पेक की वो बन जाएगी फाइल, सही है। तो यहाँ पे स्पेक की फाइल बन गई, इस पर सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई होगी। फिर अच्छा एक और चीज़, जब स्पेक की फ़ाइल बन गई ना, स्पेक की फ़ाइल भी काफ़ी है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने स्पेसिफिकेशन लिख दी, हमने बता दिया कि भाई नेक्स्ट.जेएस यूज़ करो, ये करो, ऐसे चीज़ें करना, ठीक है। यहाँ पे देखें स्पेसिफिकेशन में ये भी बता दिया डिटेल में, गिवन व्हेन देन, ठीक है, ये कि अगर ऐसा हो तो क्या करना, अगर ऐसा हो तो क्या करना, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में बता दी। तो सिर्फ इतना भी बता दें तब भी अगर मैं इसके बाद इम्प्लीमेंट चलाता हूँ तो चल जाएगा, लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट क्या है। अगर बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है तो चल जाएगा, वरना अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो वो बोलेगा कि भाई मुझे प्लान और टास्क भी चाहिए, सही है। तो ये है कि क्योंकि स्पेसिफिकेशन लिख दिया हमने, स्पेसिफिकेशन के बाद जो अगली कमांड चलती है वो क्या चलती है, प्लान की, ठीक है। वो प्लान करता है कि पहले क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, वो पूरी प्लानिंग करता है। फिर उस प्लान को तोड़ा जाता है टास्क में। ये लास्ट फाइल जो होती है वो टास्क की होती है, जो हम डॉक्यूमेंटेशन लास्ट लिखी जाती है वो टास्क की लिखी जाती है कि भाई इसमें पूरा फेजेस बना दिए जाते हैं, एक माइलस्टोन बना दिया जाता है, जैसे कि माइलस्टोन 1 2 3 4। एलएलएम क्या करता है, थोड़ा थोड़ा करके इस सब को बना रहा होता है। पहले इसका बनाएगा, फेस 1 बनाएगा, वो कंप्लीट हो गया, आपको बताएगा भाई फेस 1 कंप्लीट हो गया, आप चेक कर ले। आपको ये भी बताएगा कि भाई फेस 1 कंप्लीट हो गया, अब फेस 1 कंप्लीट हो गया तो आपको फेस 1 के आखिर में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड हो गई, मतलब क्या क्या फंक्शनलिटी अभी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फिर पूछे अगर मैं फेस 2 की तरफ चलूँ तो आप बोलेंगे हाँ चल लो, तो आप या तो आप डायरेक्ट बोल दे हाँ सही है गो ऑन, या फिर आप बोल दे /sp.implement फेस 2, तो फेस 2 पे काम करना शुरू कर देगा। ऐसे मॉड्यूल जब बनाएंगे ना माइलस्टोन के थ्रू, तो हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी बनती है। अगर यही चीज़ मैं सिर्फ एक प्रॉम्प्ट में बोलता, जैसे कि हम आजकल करते हैं वर्सल पे, वीओ डेफ या फिर कहीं पर भी जाके हम बोलते हैं कि भाई मुझे ये वेबसाइट चाहिए बना दो, और फिर एआई पीछे से बनाना शुरू कर देता है, तो उसके रिजल्ट में इसके रिजल्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो ये चीज़ें जब भी हम स्पेक्टेड प्लस यूज़ कर रहे हैं। किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ ले। इसमें और भी सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं अगर सारी चीज़ें बताने लग गया तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। मुझे वैसे ही लगा था कि ये काफ़ी एक्सीड हो गया है, ये मीटिंग एंड नहीं होगी क्योंकि ये 40 मिनट वाली नहीं है। अच्छा मैंने ऊपर कुछ टैब्स खोल के रखे थे। क्वाड्रेंट हमने यूज़ करना है डेटाबेस फॉर वेक्टर स्टोरेज। OpenAI का यूज़ करना है, इसका बैकएंड होगा, ठीक है। इसके हम फंक्शनलिटी वर्कफ्लो यूज़ कर रहे होंगे। हाँ एक चीज़ रह गई, चैट किट भी तो मेंशन थी उसमें। चैट किट क्या है बेसिकली, चैट किट UI प्रोवाइड करेगी रिएक्ट पे। जब चैटबॉट बनाने जा रहे हैं ना, जैसे हम शेड चेन यूज़ करते हैं ना, वैसे आप समझ लें यहाँ पर हम चैट किट यूज़ करेंगे। सिंपल सी ये चीज़ है, ठीक है। तो हम चैट किट यूज़ करेंगे। चैट किट में क्या होगा, ये आपको है ना चैटबॉट का मतलब जैसे कि पेन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। अच्छा मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया, वरना मैं आपको ना इसके बारे में अच्छे से बताता, लेकिन ये मुझे पता है क्या चीज़ है। तो ये आपको ऐसे चैटबॉट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। चैट किट तो ये है, चैट किट बेसिकली UI के लिए, सर ने UI के लिए चैट किट बोली है। बैकएंड के लिए OpenAI के फास्ट API का सर्वर, वेक्टर डेटाबेस के लिए क्वाड्रेंट, ठीक है। और प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, डोकोसरस का होगा, ठीक है, जहाँ पे UI बनेगी, ठीक है। और बाकी किसके थ्रू बनाना है, क्लाउड के थ्रू बनाना है। अब आपकी मर्जी है, क्लाउड कोड आप परचेज करके यूज़ करें या क्लाउड कोड का पीछे से LLM चेंज करके जेमिनी या कोई दूसरा लगा के वैसे यूज़ करें, ठीक है। और क्लाउड कोड क्यों हमने सेलेक्ट किया ये भी सर ने मैंने बता दिया कि भाई उस पर कुछ एडिशनल फंक्शनलिटीज़ थी जो हमारे पास जेमिनी CLI में प्रोवाइडेड नहीं होती, ठीक है। और क्या रह गया, बाकी मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा था कि क्वाड्रेंट क्या है,
ठीक है, सेम टूल कैसे बनाएंगे, इसके अलावा डोकोसोरस, चैटकिट। अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई, ये मैंने इससे पूछा था, एक चीज़ पूछी थी। अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड कोड यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये मेरी अपनी तरफ से मैं सजेशन दे रहा हूँ और ये मैंने इसे वेरीफाई भी करी है। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड कोड यूज़ कर रहे हैं। तो क्लाउड कोड में हमें पता है MCP सर्वर हम कनेक्ट कर सकते हैं, सही है। तो अगर मैंने इससे ये पूछा कि मैं अगर कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, उसमें कुछ लाइब्रेरीज यूज़ हो रही है ABCD, जैसे कि हमारे केस में क्या है, क्वाड्रेंट, चैटकिट, ओपनएज, SDK, डोकोसोरस, ये सारी चीज़ें। तो मैंने इससे ये पूछा कि ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं ABCD, जनरलाइज मैंने ऐसे पूछ लिया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि क्लाउड कोड इसको बनाएं, ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई MCP सर्वर कनेक्ट करूँ मैं ABCD के, तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं MCP सर्वर के साथ काम करूँ और बगैर काम करूँ तो उसमें क्या फ़र्क होगा, सही है। मैंने इससे ये पूछा था, तो उसने मुझे बताया था कि व्हाट इज़ MCP के बारे में बता रहा है। अब ये बता रहा है कि बगैर MCP के अगर मैं इनके MCP सर्वर्स, ठीक है। अच्छा, मैंने थोड़ी बहुत देखा, ओपनएज के MCP सर्वर नहीं है, चैटकिट का भी मुझे नहीं मिला फ़िलहाल, डोकोसोरस का मैंने देखा नहीं, डोकोसोरस का शायद देख लेते हैं अभी। प्लगइन है MCP का, नहीं तो कोई इशू है इसका आप देख लीजिएगा कि इसका है कि नहीं, सही है। उसके अलावा इसका है, हमारा डेटाबेस है ना, ये अच्छा होगा कि डेटाबेस का हमारे पास MCP सर्वर है, इसका अपना MCP सर्वर है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, क्या नाम है, क्वाड्रेंट MCP सर्वर, ये रहा ऑफिशियल इसका क्वाड्रेंट। तो इसको हम कनेक्ट कर लेंगे उसके साथ, क्लाउड कोड के साथ। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि क्लाउड कोड को इसकी सारी नॉलेज हो जाएगी क्वाड्रेंट की, ठीक है। उसके बाद टूल्स आ जाएंगे, वो डायरेक्ट टूल्स को कॉल करके अच्छा कोड लिख सकता है, क्लाउड कोड। तो कहाँ गए हम, ये रहा। तो मैंने इससे पूछा था, तो इसने बताया कि MCP सर्वर के बगैर उसको जो डेटा होगा फ्रॉम ट्रेनिंग होगा उसी से बता रहा होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा वेब सर्च करके वहाँ से बता देगा क्वाड्रेंट के बारे में। अगर हमारे पास क्वाड्रेंट के यहाँ पर ऐसी ABCD जो है उनके MCP सर्वर कनेक्टेड हो तो हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, सही है। उसको बहुत अच्छे से बताया कि क्लाउड क्या कर सकता है अगर MCP सर्वर नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें कर लेगा वो, ठीक है। इंस्टॉलेशन करा देगा, सैम्पल कोड दे देगा, बहुत सारी चीज़ें कर लेगा, लेकिन करेक्टली इंस्टॉल्ड है ये वेरीफाई नहीं कर सकता, लेटेस्ट वर्जन का नहीं बता सकता होगा किसी हद तक वेब सर्च के थ्रू, लेकिन इतना एफिशिएंट नहीं होगा ना जितना MCP सर्वर के साथ होगा। तो इसने ना काफ़ी अच्छा बताया था मुझे कि MCP सर्वर के साथ करना काफ़ी अच्छा है। हाँ, ये टेबल है ना, एक्यूरेसी वेरी हाई हो जाएगी, ठीक है। रियल टाइम टूल डेटा मिल रहा होगा, वर्जन अवेयरनेस, तो उसमें देखें बहुत सारी हमें चीज़ें मिल रही है अगर हम MCP कनेक्ट करते हैं इन चीज़ों के काम करने के लिए क्लाउड के साथ। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप क्लाउड कोड के साथ काम कर रहे हैं, उससे बनवा रहे हैं, क्योंकि पीछे चीज़ें कोड तो इसी का लिखा जाएगा ना इन चारों का, तो MCP सर्वर कनेक्ट करें इनके, तो उस पर रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलेगा। इसके अलावा ये चैट जो है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। हाँ, मैं ये बता रहा था, ये मैंने जिप फाइल बना ली ना। अभी जिप फाइल का फ़ायदा ये है कि जिप फाइल में जब भी LLM को देता हूँ और मैं इसके बारे में कुछ भी पूछता हूँ, मुझे फ़ौरन बता देता है। आप इस जिप फाइल से पढ़ भी सकते हैं। तो ये एक अच्छा वो हो गया कि हमें सारी स्पेक्ट प्लस की नॉलेज हमारे पास एक फाइल में आ गई, एक फ़ोल्डर में आ गई, और उसको मैं कहीं पर भी पेस्ट करके किसी भी LLM के पास देकर उससे मैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो ये अप्रोच भी काफ़ी अच्छी है हैकाथॉन के लिए। अगर आप हैकाथॉन बनवाने जाए, पूरी रिक्वायरमेंट्स आ जाए, जैसे कि हाँ, सबसे पहले हमें टाइटल, अच्छा एक चीज़, ये चीज़ इस मैसेज से होती है, दिखाता हूँ। ये सर का मैसेज है, इस पर सर ने पहले बताया है कि डोकोसोरस पे करें, उसके ऊपर डिप्लॉय कर दें, उसके बाद फिर रैक इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ से एक चीज़ हमें सीखने को ये मिलती है कि जब हम हैकाथॉन बनाने जाए ना, तो कभी भी आप सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं बता दें। जैसे कि आपने ऐसा करा कि भाई इस पैकेट की ये वाली एक LLM लिया, जैसे जेमिनी लिया, इस पर आपने ये वाली जिप फाइल दे दी और इसके सारी रिक्वायरमेंट्स बता दी हैकाथॉन की, ये रिक्वायरमेंट है, तो उसने आपको काम करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, इस मैसेज से ही पता चलता है, सर ने इसको अलग अलग करके दिखाया है कि पहले आप एक बेस बना लें, जैसे कि
कंटेंट लिखने का काम कोडिंग से बिल्कुल अलग है। ये कंटेंट में किसकी बात कर रहा हूँ, जो टाइटल हमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले हम टाइटल से कंटेंट लिखवा लेते हैं, पहले हम इतना काम करवा लेते हैं, ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट के साथ, सारी कमांड के साथ। कौन कौन सी कमांड जो मैं आपको बताई स्पेक्टेड प्लस की। जब ये सारी कमांड्स हो जाएंगी फिर हम एज अ एडिशनल फीचर चैटबॉट को इंटीग्रेट करा लेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बानिस्बत इसके कि मैं एक साथ सारे काम कराऊँ, ठीक है। ये इस मैसेज से भी थोड़ा बहुत समझ में आ रही है बात। तो ऐसे ही माइलस्टोन वाइज काम कीजिएगा, ये नहीं कि आपने सारा कुछ एक साथ करके, तो काम तो हो रहा होगा लेकिन हो सकता है कहीं में मसला आ जाए। और हाँ, एक और चीज़, बहुत से लोगों का पीछे जेमिनाई चल रहा होगा, ठीक है। सॉनेट फिर थोड़ा होशियार है, यहाँ पे जो मॉडल हम यूज़ कर रहे होते हैं इसके अंदर वो सॉनेट है, तो ये फिर थोड़ा अच्छा है। लेकिन जो जेमिनाई है वो भी अच्छा है, अगर आप उसको माइलस्टोन वाइज पीस वाइज काम करवाएंगे तो वो बहुत अच्छे से कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखेगा। और बाकी ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये क्या चीज़ है, नहीं तो बेटर ऑथ, ये तो सर्जिया का काम है। हाँ, बस यही सारी चीज़ें थी। तो होपफुली अभी हैकाथॉन के बारे में थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। हम गरीब हैं, हम जेमिनी से यूज़ करेंगे। फंसी भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, इनको आया होगा यार। आपको समझ नहीं आया, सच में नहीं आया? पता क्या, मेरी बात सुने, काम शुरू करते हैं काम होने लग जाता है ना। मैं अपना नहीं बता रहा मसला, मैं सबका मसला बता रहा हूँ। लोग पता है इनके साथ इश्यूज क्या है, काफ़ी लोगों के साथ इश्यूज ये हैं कि हम शुरू कहाँ से करें और हम कैसे शुरू करें और ख़त्म कहाँ पे करें। उनको ये नहीं पता कि हमने शुरू कहाँ से करना है, हमने ये काम एआई से लिखवाना है या हमने खुद लिखना है, ये किसी को अब तक पता नहीं है। और ये भी पता नहीं है कि एआई से अगर लिखवाना है तो किस एआई से लिखवाना है, किस तरह लिखवाना है और किस तरह चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करनी है, ये अभी तक किसी को नहीं पता। जब तक उनको ये मेक श्योर नहीं किया जाएगा कि आप जाएँ उस बुक में चैप्टर 13 या 14 जो भी है वो आप पढ़ें अच्छे से, ऐसे लोगों को नहीं पता है। बाकी लोगों को सब पता है, ओपन एआई भी पता है, चैट फास्ट एपीआई भी पता है, कोड भी लिख लेंगे हम लोग, एजेंट भी बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे, सब कुछ, सब चीज़ें हैं माशाल्लाह से, सब चीज़ें हैं, ठीक है ना, सब चीज़ें। आज मेरे पास सुबह से लेके मैं ऑफिस में था, मैं किसी को ख़ास रिप्लाई तो नहीं कर पाया, शाम तक एक ही बात पूछी जा रही थी कि मोहसिन भाई कहाँ से शुरू किया जाए। भाई शुरू तो मैंने आप लोगों को कल ही उसी दिन बता दिया था, मैंने वीडियो बना के आपको क्लाउड जिमनाई के साथ आपको करवा दिया था। अब उसमें एपीआई का इश्यूज आ रहा है, वो एक अलग बात है, ठीक है, वो तो आ रहा है। अब वो तो आपको पता है पेड लेना ज़रूरी है या नहीं, वो अब क्या कह सकते हैं। बाकी लोग डिस्टर्ब इस वजह से है कि हम शुरू कहाँ से करें, किस चीज़ से करें, पहले कहाँ पे जाएं, पहले कहाँ पे ना जाएं। तो जब तक इनको स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे नहीं, जैसे आपने भी समझाया हर चीज़ के पहले भाई आप डॉक्सोरस पे जाएं, वहाँ पे अपनी बुक बनाएं, फाइलें लिखें, उसके बाद ये काम करें, तब तक लोग कंफ्यूज्ड हैं। आता सबको है मगर सब कंफ्यूज्ड हैं कहाँ से करें और कैसे करें। अच्छा, देखिए अभी हैकाथॉन से पहले का जो काम जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि एक होती है। देखें फंसी भाई, एक और बात, सॉरी मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। ये हम यहाँ हमारे साथ तकरीबन 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड आईटी से नहीं है, ठीक है, फिर भी वो मेहनत करके यहाँ तक पहुँच गए। अब काफ़ी लोगों को इसमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, कैसे बैकएंड कनेक्ट कैसे करना, कैसे चीज़ें शुरू कहाँ से कर लें, किस तरह ख़त्म कर लें, ये चीज़ें, ये मुश्किलात हैं बस। और बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजेंट सब बना लेंगे। ये बात ही भी है, लेकिन ये जो काम है ये एआई ही करेगा, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब एक चीज़ जो है, मैं जो सर्जिया जो बुक का मैं कर रहे हैं ना, इस पर मैं भी थोड़ा बहुत काम कर रहा था। तो इस पर मैं जो गलती कर रहा था वो मुझे अभी कुछ दिन पहले ही समझ आई। वो ये थी कि मैं काम तो कर रहा था, ठीक है, मेरी रिसर्च में थोड़ा मसला था। अब वहाँ पे ना जो मीटिंग होती है उस पर काफ़ी अच्छे, काफ़ी ऊपर लेवल के टीचर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं इस्लामाबाद से भी हैं, पेशावर से भी हैं, सर जुनेद हैं। तो उन लोग का जो माइंडसेट है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है।
तो जब मैं उस मीटिंग में था मैंने ये चीज़ देखी, तो मैंने देखा कि मैं जहाँ लैग कर रहा हूँ ना वो ये चीज़ है कि मैं रिसर्च नहीं कर रहा। ठीक है, मैं भी स्पेक किट से बना रहा हूँ, वो भी स्पेक किट से बना रहे। ठीक है, उनको नॉलेज बहुत सारी थी, उनको ये सारी चीज़ें पता थी कि भाई कैसे क्या फ्रंट एंड है। उन्होंने ऐसे ऐसे नाम लिए थे जो मेरे समझ से उस वक्त बाहर थे। तो मेरे ना रिसर्च में मसला था। तो मैं अभी जो पिछले कुछ दिनों से जो मैं काम कर रहा था ना स्पेक किट पे, तो अब ये है कि हमें सर ने वो बता दिया है, क्या नाम है, स्टैक क्या यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे क्वाड्रेंट है। तो इस पर अभी हम फ़िलहाल ये कर सकते हैं, इस पर आप खुल के रिसर्च करें। ठीक है, इस पर आप देखें कि इसमें क्या चीज़ें होंगी। और भी अभी आप छोटे मोटे स्पेक किट्स को ही फॉलो करते हुए इस पर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दें। जैसे कि इंडिविजुअली बना सकते हैं, जैसे कि चैट किट का आपने एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट बना लिया स्पेक किट को यूज़ करके, जिसमें सिर्फ आपने चैट किट यूज़ किया। ठीक है, और बाकी यहाँ पे एक डॉकोसोलस की कोई बुक बना दिया आपने। ठीक है, और आप ओपन एजेंसी के, हाँ ओपन एजेंसी का जो हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं वो ये बना सकते हैं कि आप ये चीज़, यहाँ पे मुझे लग रहा है कम ही लोग होंगे जिन्होंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। ओपन एजेंसी का बैकएंड लिख के उस पर फास्ट एपीआई जोड़ के फ्रंट एंड से कनेक्ट करना, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बनाएं, एक प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें आप ओपन एजेंसी का बैकएंड लिख के, अच्छा ये मैं हाथ से लिखने की बात नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि अब हाथ से लिखने का टाइम भी नहीं है, और दूसरी चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट भी हाथ से लिखने का कोड नहीं है, हाथ से हम कोड नहीं लिखेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट जो स्पेक किट प्लस को यूज़ करना है। अगर आप इसी को यूज़ करके बना रहे होंगे तो आपके दो फ़ायदे होंगे। एक चीज़ ये होगी कि आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। दूसरा है कि आपके स्पेक किट पे हाथ सेट हो जाएगा। ठीक है, अब जब से स्पेक किट प्लस आई है मैं स्पेक किट प्लस पे ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, तब से मैंने हाथ से कोई कोड नहीं लिखा। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता उसमें ना जो गलतियाँ मैं कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ रही है। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत इसमें क्या बात करता है, रिसर्च की बात आ रहा था मैं, तो रिसर्च ज़रूर करें। अब क्वाड्रेंट को आप रिसर्च करें, इसका जो सैम्पल कोड है वो देखेंगे कैसे हम वो कर सकते हैं इसको। इसकी डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये भी मिल जाएगा। ऐसे ही ओपन एजेंसी के तो हमें अच्छे से आता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लें। फिर चैट किट के बारे में आप प्रोजेक्ट बनाएं अलग से। ठीक है, चैट किट का एक प्रोजेक्ट बनाएं सिंपल सा, और ओपन इसको स्पेक किट प्लस को यूज़ करके बनाएं। अगर इसको यूज़ करके बनाएंगे मुश्किल से 30-45 मिनट में बन जाएगा। पहली दफ़ा बना रहे हो तो हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन ऐसा ऐसा आपका जब हाथ सेट होता रहेगा तो जल्दी बन जाएगा। हाँ, मेन काम जो ये है ना, ये प्रोजेक्ट आपको बहुत फ़ायदा देगा, वो ये है कि कोई एक टाइटल ऑप्शन सेलेक्ट करे और डॉकोसोरस पे उसका कंटेंट लिखवाने की कोशिश करें। क्योंकि हमने सिर्फ कोडिंग पे काम नहीं करना, हमने हैकाथॉन में दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, कंटेंट भी देना है, तो कंटेंट भी होना चाहिए। तो इसलिए एक काम ये कीजिएगा कि ये हैकाथॉन से पहले की चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। आप डॉकोसोरस पे एक प्रोजेक्ट बनाएं जिस पे कंटेंट हो, मतलब कंटेंट टाइटल, एक टाइटल डिसाइड करें। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर ले या फिर रैक कर ले, कोई भी टॉपिक हो सकता है, उस पर आप पूरी बुक जनरेट कराएं। अब यहाँ पर जो स्पेक किट काम कर रही होगी वो आपका कंटेंट लिखने का काम कर रही होगी। हो सकता है कि आप इस पर आप कोई रीयूजेबल एजेंट बना ले। ठीक है, जैसे कि आपने एक एजेंट बना लिया जो कंटेंट को वेरीफाई करता है। वेरीफाई से मतलब जैसे कि अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है तो वो चेक करता है कि हाँ ये सही भी है कि गलत है। आपने एक एजेंट इसका बना लिया वेरिफिकेशन का, एक एजेंट आपने बना लिया कि भाई वो रिव्यू करता है और उसका नरेशन स्टाइल बताता है। ऐसे बहुत सारे एजेंट बन सकते हैं। आप चैट जीपीटी से एक दफ़ा कन्वर्सेशन करें, उससे पूछे कि भाई मुझे एक अच्छा कंटेंट लिखना है, तो मुझे एक एजेंटिक सिस्टम बनाना है जो एक कंटेंट को वेरीफाई करे, जो लिखे भी एजेंट्स और वो भी करे, क्या नाम है, वेरीफाई भी एजेंट करे और बाकी सारी चीज़ें भी एजेंट करे। तो वो आपको बताएगा कि कौन कौन से एजेंट्स यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, वो नाम बताएगा इस बेसिकली। तो आप वो एजेंट्स अपने उस पर RI जो है रीयूजेबल इंटेलिजेंस, इस फोल्डर के अंदर मार्कडाउन के फॉर्मेट में बना के रख सकते हैं। बनेगा कैसे वो मैंने आपको बता दिया, /agents करके। ठीक है, वहाँ पे आप एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, वो प्रॉम्प्ट आप उससे ही निकलवा लें चैट जीपीटी से, तो वो आपके रीयूजेबल इंटेलिजेंस खिलाएगी। अब ये होगा कि जब आपके पास टाइटल आएगा ना, तो वो जो एजेंट्स होंगे वो पहले से स्पेशलाइज्ड होंगे, उनको पता होगा कि भाई मुझे इस टाइटल पे कैसे काम करना है। ठीक है, तो उस दिन वो हैकाथॉन वाले दिन आपका कंटेंट टाइटल लेके बहुत जल्दी और बहुत अच्छा वो कर लेंगे। मतलब सब एजेंट्स है ना, तो वो स्पेशलाइज्ड होंगे, तो एक वेरीफाई करेगा, एक उसको चेक करेगा और बाकी एक सजेशन देगा, समराइज़ करेगा। ऐसे एजेंट्स जो काम करेंगे ना मिलके, तो
आपका है ना बहुत अच्छा प्रोडक्टिव वो बन जाएगा, आपका कंटेंट की जो क्वालिटी होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कंटेंट में तो काम करना है हमने, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट लाजमी बनाएगा हैकाथॉन से पहले, वो ये होगा कि सिंपल एक बुक बनाए और उसमें सब एजेंट्स यूज़ करें यहाँ पर, और उससे किसी भी टाइटल को लेके उस पर बुक का कंटेंट लिखवाए, वो 3 चैप्टर हो 4 चैप्टर हो, मर्जी है, ठीक है। तो ये चीज़, ये प्रोजेक्ट ज़रूर बनाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास क्या टाइम है, जुम्मे तक है ना, कल का पूरा दिन है। और आज की पूरी, सर ज़िया ऐसे नहीं कहते, सर ज़िया कहते हैं आज की रात, कल की रात, 2 रातें हैं आपके पास, सर ज़िया ऐसे बात करते हैं। तो आज की पूरी रात है आपके पास, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट आप ये बना सकते हैं, चैटकिट आप यूज़ कर ले किसी भी यूआई पे, ठीक है, ताकि आपको चैटकिट का, और यूज़ कैसे करनी है, स्पेककिट प्लस के थ्रू। फिर एक मेजर प्रोजेक्ट ये भी आपका ज़रूर काम आएगा। देखिए 2 प्रोजेक्ट तो मैंने बता, एक प्रोजेक्ट मेजर ये है कंटेंट वाला, एक मेजर प्रोजेक्ट कंटेंट दूसरा ये होगा ओपन एजेंट का। उसमें आपको एक वर्क फ्लो बनाना है, और वो वर्क फ्लो फास्ट एपीआई से कनेक्ट करके उसकी एपीआई बना के फ्रंट एंड में कनेक्ट करना है, सही है। एजेंट्स में एजेंट एसडीके से वर्क फ्लो बनेगा, फास्ट एपीआई के थ्रू एपीआईज बनाई जाएगी, और वो फ्रंट एंड में कनेक्ट करनी है। ये जो है ना, ये जो पार्ट है बैकएंड वाला, ये ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। ये कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, तो उसकी ये रिक्वायरमेंट ज़रूर होती, मतलब ज़्यादातर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है ये चीज़। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ये आपको सिर्फ इस प्रोजेक्ट हैकाथॉन में नहीं, आगे भी काम आएगी, ठीक है। कि ओपन एजेंट के बैकएंड बनाओ, फास्ट एपीआई से कनेक्ट करके आप फ्रंट एंड में एपीआईज प्रोवाइड कर रहे हो। तो एक प्रोजेक्ट ये बना दीजिएगा, ठीक है। मेजर जो बता रहा हूँ, मेजर दूसरा मेजर प्रोजेक्ट कंटेंट का है, जो हैकाथॉन में आपको बहुत काम आएगा। दूसरा ये हो सकता है कि आप इनको मिला के कोई एक प्रोजेक्ट बना ले, चैटकिट का यूआई आप कहीं पे इंटीग्रेट करा ले। और ये करना कैसे है, ये उसी पैटर्न में करना है स्पेककिट के। उसमें पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है, फिर आप उसमें स्पेक्स लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा, इससे भी पहले प्री वर्क बता रहा हूँ। इससे पहले आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ना आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी, स्पेककिट प्लस की। इसको पहले पढ़ेगा, ठीक है। ये देखें, ये सारी विजेट्स इन्होंने इंस्टॉल कर दी है इसके अंदर लाइव, तो इस बुक पे काम चल रहा है। तो ये पढ़ेगा पूरा। फिर ये जो जिप फाइल है, ये जिप फाइल आप जेमिनी को देगा या फिर किसी को भी देगा, एलएलएम को, और उससे बोलेगा कि भाई मुझे क्या बनाना है। अभी अगर हम डोकोसोरस की बात करें तो मुझे बुक बनानी है डोकोसोरस पे, ठीक है। अभी मेजरली जो मुझे काम करना है, वो मुझे कोड का काम नहीं करना, मुझे फ़िलहाल कंटेंट का काम करना है। तो उसमें मुझे रीयूजेबल एजेंट्स बनाने। अब रीयूजेबल एजेंट्स आप उसको बता रहे हो, उसको पता कैसे चलेगा रीयूजेबल एजेंट्स क्या होते हैं? इस फाइल से उसको पता चल रहा होगा कि भाई आप क्या बात बताना चाह रहे हो, ठीक है। उसको पता होगा कि आप क्या बात कहना चाह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, फिर उससे आपको ये स्टेप बाय स्टेप गाइड बताएगा, ठीक है। मैं ये वाली चैट भी आपको भेज दूंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड बताएगा। जो ये बोल रहा है वो आप फॉलो करके आप इससे करवा सकते हैं काम। एक मेजर प्रोजेक्ट ये। फिर दूसरा प्रोजेक्ट है ये वाला, इसके लिए आप नई चैट खोलेगा जेमिनी पर, उसको दोबारा से फाइल देगा, और उससे फिर ये वाला प्रोजेक्ट अपना आइडिया बताएगा, फिर वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर तीसरा प्रोजेक्ट आप ये बना सकते हैं कि चैटकिट के साथ इसको कंटेंट को इंटीग्रेट करके, वही रैग वाला जो टूल है ना, अब आपने एक चैटबॉट बनाना होगा, ठीक है। हाँ, ये 3 मेजर टूल बना लेना। अगर आप ये 3 प्रोजेक्ट बना ले हैकाथॉन से पहले। कौन कौन से? कंटेंट वाला, कंटेंट के लिए सब एजेंट हो, एक कंटेंट अच्छी सी वेबसाइट बन के आ जाए, और उसका कंटेंट वो हो, क्या नाम है, कंटेंट में बहुत अच्छा कंटेंट की क्वालिटी में काम हुआ बहुत अच्छा सा, ठीक है। सब एजेंट्स हो, वो सारे काम कर रहे हो। दूसरा प्रोजेक्ट फास्ट एपीआई का बैकएंड हो, सही है, और फास्ट एपीआई ओपन एजेंट के बैकएंड बनाओ, ठीक है। वो कुछ भी कर रहा हो, और फ्रंट एंड छोटा मोटा बना देगा कुछ भी, और वो क्या कर रहा हो इसके साथ क्या कहते हैं, हाँ, एपीआई के थ्रू फ्रंट एंड में कनेक्टेड हो। तीसरा प्रोजेक्ट हम ये बना सकते हैं इन दोनों को मिलाकर कि एक आप रैग टूल बना सकते हैं, ठीक है। रैग टूल भी उसकी इंटरफेस चैटबॉट बना देगा, और उसमें आप कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट बताएं और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करे यूज़र, तो उसका आंसर वो दे रहा हो, और पीछे रैग इम्प्लीमेंट हो रहा हो, सही है। तो ये 3 प्रोजेक्ट अगर आप बना लें हैकाथॉन से पहले, तो आपको ना एक तो ये होगा कि आपको स्पेककिट प्लस पे काम करना चाहेगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको वही सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं जो आपने हैकाथॉन में यूज़ करनी है, ठीक है। तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके अलावा फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है आप इसको, अगर आप ये वाली वो पढ़ें ना, ये वाली डॉक्यूमेंट, तो उसमें आप कोई रीयूजेबल इंटेलिजेंस बना लें। जो रीयूजेबल इंटेलिजेंस जो होगी RI, वो आप अपने हैकाथॉन वाले दिन यूज़ कर सकें कॉपी पेस्ट करके, ठीक है।
जो यहाँ पर सर जाके मैसेज पे बात की हुई थी। हैकाथॉन उन्होंने, सर ने इजाज़त दी हुई थी, सर ने कहा था, ये रहा, सर ने ये कहा था कि बोनस मार्क्स फॉर, ये रहा, इंटेलिजेंस विया क्लाउड कोड सब एजेंट एंड एजेंट स्किल, और ये बात की हुई थी यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस राइट नाउ एंड डू इट ऑन संडे, मतलब अभी इसे हम बना सकते हैं और बाद में उसको वहाँ पे पेस्ट कर देंगे फोल्डर के अंदर जाके। तो उस दिन हमें बहुत आसानी हो जाएगी, उस दिन जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बन के आएगा। तो ये 3 प्रोजेक्ट आप पहले कर लें हैकाथॉन से पहले, ठीक है, ठीक। और सबसे पहले तो स्पेक किट की नॉलेज होनी ज़रूरी है, उसके बाद उसी को उसकी जिप फाइल देके ये काम करवा रहे होंगे, 3 प्रोजेक्ट बनाएंगे आप, ठीक है, एक के बाद एक। उसके अलावा हाँ, तो बस ये उसके बाद ये वाली चैट आप ज़रूर पड़ेगा, इससे आपको रीयूजेबल इंटेलिजेंस की अहमियत पता चलेगी और पता चलेगा कि कैसे फॉलो होती है चीज़ें। तो ये 3-4 काम अगर आप कर लें पहले हैकाथॉन से पहले, तो हैकाथॉन वाले दिन आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे से काम कर लेंगे, ठीक है। और मैं भी इंशाल्लाह ये जो 3 प्रोजेक्ट है मैं आपके साथ मैं भी बनाऊँगा, अभी मेरे साथ सामने आए तो मैं भी ये बनाऊँगा। फिर किसी को ये समझ आया, किसी में कोई क्वेश्चन, कौन सा, मतलब किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? तो बड़ा क्वेश्चन। बुक और रैक चैटबॉट, बुक का जो कंटेंट होगा वो डॉक्स के फोल्डर में आएगा, सही है, डॉकोसॉरस का जो स्ट्रक्चर है, फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर, उसी फोल्डर के जो फाइल्स होंगी वो हम डेटाबेस में देंगे। कौन सा डेटाबेस? कोऑर्डिनेट डेटाबेस, वेक्टर डेटाबेस, वहाँ पे एम्बेड होके मतलब हाँ वेक्टर की शक्ल में जाके वहाँ पे वेक्टर स्टोरेज में सेव हो जाएगा। फिर इस वेक्टर स्टोरेज को हम इसका हम टूल बनाएंगे, वो टूल हम यूज़ करेंगे एजेंट एसडीके के अंदर, और एजेंट एसडीके के फास्ट एपीआई के थ्रू कनेक्ट होगा फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड में चैट किट यूज़ हो रही होगी और चैट किट में यूज़र क्वेश्चन कर रहा होगा, तो वो जो क्वेश्चन होगा वो जा रहा होगा एपीआई के थ्रू बैकएंड में ओपन एजेंट एसडीके के एजेंट के पास। एजेंट टूल कॉल करेगा, वेक्टर डेटाबेस से डेटा लेकर आएगा और फिर दोबारा से रिस्पॉन्स भेज देगा चैट किट को टू द यूज़र। तो ये क्या बोला है फसी भाई, एक चीज़ क्लियर करते हैं बस कि बुक और रैक चैटबॉट, अच्छा ये रिकॉर्डेड है, जो पूरी जो मैंने बात करी ना 8 बजे से लेकर 9:38 हो गए, ये सारा रिकॉर्ड किया है मैंने। स्पेक्ट इनिशियलाइज करना बेस्ट है तो कि क्या बात की, सेपरेट है तो दोनों में सेपरेट। ये मुझे मैसेज समझ नहीं आ रहा, आप माइक में बता सकते हैं? बस वो रैक चैटबॉट दोनों सेपरेट हैं, ठीक है। कौन सेपरेट है? बुक और रैक चैटबॉट सेपरेट, स्पेक्ट इनिशियल करना बेस्ट है। नहीं देखिए प्रोजेक्ट तो हाँ ये सवाल अच्छा है, लेकिन अच्छा ये होगा कि एक ही प्रोजेक्ट बना के करें, क्योंकि होता ही है कि हमारी जितनी कन्वर्सेशन होगी उससे वो ट्रेन होता रहता है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो अगर आप सेपरेट बनाएंगे ना तो उस पर दूसरे वाले, मतलब आप ये बोले ना बैकएंड अलग बनाए, हम बुक का काम अलग करें, एक अलग फोल्डर बनाए बैकएंड का, एक अलग फोल्डर बनाए बुक के लिए, ठीक है। आप दोनों फॉलो कर सकते हैं, मतलब ये आप पे वो नहीं है, आप ये भी कर सकते हो कि आप स्पेक किट अलग इनिशियलाइज करें बुक के लिए और उस पर अलग काम करें फ्रंट एंड में, सॉरी बैक एंड में, ठीक है, फास्ट एपीआई सर्वर के लिए। लेकिन आप एक ही उसमें कर भी सकते हैं, एक ही प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करके वहाँ पे 2 फोल्डर होंगे फ्रंट एंड बैक एंड, वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। अब अगर एक में करते हैं तो उसमें देखें कभी भी हमारी वो मिक्स नहीं होती। अगर आप ये बोले कि एलएलएम वो कर जाएगा, यहाँ पे जो भी स्पेक्स लिखी जाती है ना, तो यहाँ पे देखें डायरेक्ट स्पेक्स नहीं लिखी गई, यहाँ पे ये डायरेक्ट फोल्डर नहीं है, इसके अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम क्या है, अगर मैं इसके अंदर एक और कुछ बना दूँ ना तो ये सही से दिखेगा, ये रहा, क्या नाम है इसका, 1 कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। और
यहाँ पर उसी का प्लान बना, उसी की रिसर्च हुई, उसी के टास्क बनाए गए, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे उसको बोलता कि मुझे बैकएंड इंटीग्रेट करना है, फ्रंट एंड इंटीग्रेट करना है, तो उसका अलग फोल्डर बनेगा, सही है। कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन सब में जा रहा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको पहले बताया था, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट ग्लोबल सेम ही रहता है, ठीक है। लॉस सारे सेम रहेंगे, लेकिन ये जो स्पेसिफिकेशन है, उसके प्लानिंग है, टास्क है, ये सारी जो चीज़ें होंगी ये अलग उसमें आएगी, क्या नाम है, अलग फोल्डर बनेगा यहाँ पे। वो LLM ही डिसाइड करता है कि क्या नाम होना चाहिए इसका, इसलिए अभी 001 कैलकुलेटर डाला है। अगर मैं आपको इसका दिखाऊँ ना, जिस बुक में इतना सारा काम हुआ है, ये इसमें आप देखेगा इतने सारे बने हुए ना, इसके एजेंट्स भी इतने सारे बने हुए, इसमें हर चीज़ बहुत सारी बनी हुई है। मतलब ये काम बहुत पहले से चल रहा है इससे। अगर मैं इसके अंदर आऊँ, मैं आपको पहले एजेंट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर स्किल एजेंट्स, तो यहाँ पर काफ़ी सारी देखिए, इतने सारे ये सारे एजेंट्स बने हुए हैं। और मैं अगर आपको स्पेक्स दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें, कोई भी नई चीज़ आती है तो वो ऐसे स्पेक्स बना के आ जाती है। जब भी आप स्पेक्स की कमांड चलाओगे तो एक नया फोल्डर बनता है, ठीक है। कि जब भी आपने नई स्पेक्स की कमांड चलाई दोबारा फोल्डर बनेगा। तो आप विद इन एक प्रोजेक्ट भी रह सकते हो, आप अलग अलग फोल्डर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो इस तरह से होगी। एक मैसेज पे टाइप कर दे। अच्छा, वो मैंने जो बताया था, ठीक है, डेटाबेस के अंदर हम फाइल अपलोड करेंगे, हाँ सही, वो मैं बता दूंगा। और ये सेशन भी रिकॉर्डेड है। और किसी का कोई सवाल? मैंने मीटिंग रखी थी, डिस्कशन मीटिंग, उस पर डिस्कशन कहीं नज़र नहीं आ रहा। हम समझने आए थे भाई। मैं भी समझ नहीं आया था कि जो तो आप हमें समझाते समझाते समझ गए ना। ये उसके MCP के थ्रू भी कर सकते हैं, ओपन एड्रेस जी, हाँ कॉन्टेक्ट 7 के। कुछ भी हो सकता है भाई। तो हैकाथॉन हार जीत नहीं है, बस प्रैक्टिस है। और क्या नाम है, क्योंकि हैकाथॉन में ये है कि आपको सर ने कराई है, सर कहते ही हैं, सर जिया के अल्फाज है, हैकाथॉन हो या कोई क्विज़ हो, तो सर इसका रीज़न यही बोलते हैं कि ये मैं इसलिए रखता हूँ ताकि जब तक कोई टेस्ट नहीं आता, कोई क्विज़ नहीं आता, कोई भी नहीं पढ़ता, सही है। मतलब जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम ओपन एनर्जी के पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब क्लासेस चल रही है, नॉर्मली लोग पढ़े, तो कोई भी इतना तवज्जो नहीं देता जब तक क्विज़ नहीं आया था। जैसे ही क्विज़ करिए होता है, सारा पढ़ना शुरू करते। तो सर ये चीज़ें रखते हैं इसलिए ताकि आप पढ़ें। सही, ये क्लाउड कोड की जो लिमिट है मैं बता देता हूँ, ये भी कुछ लोग पूछ रहे थे। इसमें ना 2 लिमिट होती है, एक सेशन लिमिट होती है, एक वीकली लिमिट होती है। अब इसमें होता ही है कि जैसे कि मैंने देखे, अभी मैंने शायद 45 मिनट पहले क्लाउड में कोई मैसेज भेजा होगा, तो इसने क्या करा, जैसे पहला मैसेज जाता है ना, ये 5 घंटे का टाइमर लगा देता है सेशन लिमिट का। तो अब मैंने इसको 1% यूज़ किया है। तो अब ये है क्या कि मैं पहला मैसेज किया, सेशन स्टार्ट हो गया 5 घंटे का। अब 5 घंटे तक मेरी मर्ज़ी कि मैं इसको 100% कर लूँ, ठीक है। मतलब अगर मैंने समझे 2 घंटे गुजर गए और मैंने इसको 100% कर लिया, तो आगे 3 घंटे मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक ये रीसेट नहीं हो जाता। 3 घंटे तक मैं क्लाउड यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर इसे और हो सकता है कि मैं पूरा यूज़ भी ना कर सकूँ, ये 70% हो और 5 घंटे गुजर जाए, है ना। तो ये होता है इसकी सेशन लिमिट। होती ये है कि पहले मैसेज से 5 घंटे गिने जाते और वो आप विद इन 5 आवर्स उसको कंप्लीट करें, 2 घंटे में कंप्लीट कर लें, या फिर हो सकता है कि आप बिल्कुल चलाए नहीं, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ होती है।
और इसकी एक और मैं आपको इसकी लिमिट बता देता हूँ, जैसे कि ये 100% कितनी देर में यूज़ होगा। मैं जो पर्सनली इस पैकेट चला रहा हूँ ना, अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आप कंटिन्यूस क्लाउड पे काम करेंगे और क्लाउड कोड से कोड लिखवा रहे होंगे और ये सारी चीज़ें कर होंगे इस पैकेट के थ्रू कंटिन्यूस, क्योंकि फाइल्स मैंने आपको बताया, देखें इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स बनती है ये। अगर मैं आपको एक नज़र दिखाऊँ, काफ़ी बड़ी फाइल्स बनती है, देखिए 300-400 की भी बनती है, ये देखें। तो इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स बनाता है, जाहिर सी बात है टोकन तो लगेंगे। तो इतने बड़े बड़े काम में ये चल जाता है आई गेस 1.5 से 2 घंटा चल जाएगा ये, कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, कंटिन्यूस। यहाँ पे शायद 3 घंटे 2.5 घंटे भी चल जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं वाइब कोडिंग करूँगा, वाइब कोडिंग क्या है, मैं उसको बोलूँगा यार ये कर दो, यार ये कर दो, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंटेशन से काम नहीं करूँगा, तो मैं इसको 4 घंटे भी चला लूँगा, ठीक है। 4 से 4.5 घंटे भी चला लूँगा। हो सकता है कि 5 घंटे बाद ही मेरी लिमिट पूरी ना हो, नहीं इतना नहीं, 4 घंटे चला लूँगा, ठीक है। मैं आपको दोनों एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि शुरू में मैंने वाइब कोडिंग की तरह यूज़ किया था इसको, अब मैं इसको इस पैकेट से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये सेशन लिमिट इतनी देर में पूरी होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप 100% कर देते हो ना इसको पूरा, जैसे आपने सेशन लिमिट 100% कर ली, तो तकरीबन वीकली लिमिट जो होती है ना वो 10% के आसपास हो जाती है, या तो 10% होगी या 12%, इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो मतलब एक सेशन लिमिट 10% वीकली लिमिट के बराबर है, ठीक है। तो उसका मतलब ये हो गया कि मैं एक हफ्ते में ऐसी सेशन लिमिट 10 कर सकता हूँ बस। अभी लिखा है कि मंडे इतने बजे ये रीसेट होगा, तो उसका मतलब अगले मंडे इतने बजे तक, अगर उससे पहले मैंने इसको पूरा कर लिया तो उस टाइम तक मुझे वेट करना पड़ेगा। तो ये सीन है इसका। और बाकी ये 1 महीने का वो होता है प्लान, और पूरे महीने हर महीने पे रीसेट होगा, दोबारा 0 पे आ जाएगा, फिर दोबारा 0 पे आ जाएगा। तो ये सीन है इसका। अब ऐसा एक चीज़ ये है कि इस पर भी लोगों को थोड़ा क्लियर नहीं होता। देखिए कोई भी सर्विस हो ना, क्लाउड हो, ओपन एआई हो, वो 2 चीज़ें प्रोवाइड करती है और दोनों के पैसे अलग होते हैं, है ना। मतलब हम मतलब ओपन एआई है तो उसका एक प्लान्स होते हैं, चैट जीपीटी है तो चैट जीपीटी के प्लान्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, मंथली होते हैं, ठीक है। 1 महीने में चैट जीपीटी के जो प्लान है आपने वो खरीद लिया, क्लाउड का खरीद लिया, क्लाउड का ये $20 का है प्लान है, प्रो प्लान, तो ये 1 महीने का है। अब इसमें ये है कि आप 1 महीने यूज़ करो ना करो, 1 महीने बाद ये ख़त्म हो जाएगा, सही है। 1 महीने बाद आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये होता है, ये जो होते हैं इसको हम प्लान्स कहते हैं। जो दूसरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे हम एपीआई कीज़ कहते हैं। एपीआई कीज़ क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती है, मतलब उसका कोई टाइम से ताल्लुक नहीं होता, उसका डायरेक्ट आपके क्रेडिट से ताल्लुक होता है। आपने $5 डलवाए पीछे, ठीक है, पीछे आपके $5 पड़े हुए, तो आप जितने एपीआई की यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उतने पैसे कटते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि मोबाइल में बैलेंस का सीन होता है ना, जितनी लंबी कॉल करेंगे उतना आपका बैलेंस कटेगा, तो उसमें भी ये होता है। हो सकता है कि आप 1 घंटे में ही पूरे $5 उड़ा दें, और हो सकता है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करके 1 महीने तक चलाएं, ठीक है। तो एपीआई की में ख़त्म हो जाता है, फ़ौरन भी हो सकता है, टाइम भी लग सकता है, उसमें कोई वो नहीं होता है, गारंटी नहीं है। प्लान में ये होता है कि भाई 1 महीने तक आपके पास रहेगा, सही है, 1 महीने से पहले नहीं जाना कहीं, और 1 महीने बाद फिर आपके पास नहीं होगा। तो ये 2 अलग अलग सर्विसेज होती है, क्लाउड हो, जेमिनी हो, कोई भी हो। तो ये चीज़ भी रखे दिमाग में, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने जो लिया हुआ है ना, प्लान लिया हुआ है, अगर मैं इसको एपीआई की करके यूज़ करूँ ना, तो हो सकता है ये एक प्रोजेक्ट भी ना बनाए और एपीआई की खाली हो जाए मेरी, क्योंकि जितना बड़ा बड़ा कंटेंट लिख रहा है ना ये बिल्कुल वही है ना, मतलब मोबाइल का जो सीन है, आपने समझे पैकेज नहीं कराया हुआ, आप डेटा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और तो क्या करेगा, आपके पैसे काटेगा पीछे, और कितनी जल्दी जल्दी कटते हैं। लेकिन अगर आपने पैकेज कराया हुआ है तो वो उससे डेटा लिया हुआ है, तो वो डेटा आपके पास, वो आपके प्लान के हिसाब से होता है, आपने कौन सा लिया था, वो आपको बहुत ज़्यादा भी चलता है। हो सकता है आपने 2 GB की वीडियो देखनी है, ठीक है, 2 GB की वीडियो देखनी है, तो अगर आप बैलेंस से देखेंगे तो वो बीच में बंद हो जाए और आपके 2,000 रुपये उड़ जाए, सही है। लेकिन वही 2 GB की वीडियो हो सकता है आप 100 रुपये में देख लें अगर आप डेटा कराएं। तो ये सीन है इसका भी, ठीक है। बस करें, पूरे 2 घंटे बुलवाया आप लोगों ने मुझसे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर बंद करते। अभी आपकी 2 रातें हैं ना, 2 रातें लगाएं, प्रोजेक्ट्स बनाएं। हाँ, सारी डिस्कशन मेरी तरफ से ही थी।
सही है, फिर मीटिंग एंड करते। नहीं, व्हाट्स नेक्स्ट हैकाथॉन के बाद। सही, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक हैकाथॉन के लिए।